एमपीजी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और मुझे जन सुनवाई में आकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम मुगल खान है और मैं समाज संगठन मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर से यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और इस जन सुनवाई में यहाँ आकर मुझे मेरा नाम शब्बीर देशमुख एमपीजी संगठन से तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हेल्थ के मुद्दे पे हम समाज के अंदर बहुत सारी काम करते हैं, इसलिए आज इस जन सुनवाई में भाग लिया। आतिक शेख हॉस्पिटल सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिविल सर्जन औरंगाबाद या जनसुनवाईमध्ये मला बोलवण्यात आलेलं आहे आणि प्रत्येकाची काय कंप्लेंट आहे ती आम्ही ऐकून घेऊ आणि शक्य तितक्या लवकर त्याच्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करू। अभी आपके सामने जूरी मेंबर्स और सिविल सर्जन इन्होंने अपना तारुफ रखा। अब ये इस जन सुनवाई की शुरुआत जो है जो कंप्लेनेंट्स के यहाँ वकील हैं डॉक्टर साजिद रमज़ान साहब, मैं इनसे गुजारिश करूँगा, एडवोकेट साजिद रमज़ान साहब, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे की कार्रवाई जन सुनवाई की पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जूरीस और सिविल सर्जन साहब, मैं आज की इस अदालत में हमारे बहुत सारे कंप्लेनर्स हैं। मैं आप लोगों के सामने एक एक कंप्लेनर्स को पेश करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप उनकी कंप्लेंट्स को बगौर सुनेंगे और उनके समाधान के लिए कुछ ना कुछ जो है आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि कोरोना काल में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, तो इसी के साथ साथ हमारे एक कंप्लेनर हैं, उनका नाम है सबात अली सैयद। इनके वालिद मोहतरम को फर्स्ट फेज़ ऑफ कोरोना में क्या तकालीफ़ हुई, कितने हॉस्पिटल ने उनको रिफ्यूज़ किया और फिर किसी एक हॉस्पिटल ने उनको एडमिट किया और यहाँ तक कि उनकी डेथ हो गई। ये बहुत ही ख़तरनाक इशू है। मैं जूरी से और ख़ास तौर से सिविल सर्जन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस कंप्लेन को बगौर सुने और इस पर जो है एक खातिर खा जो है उस पर जो है कार्रवाई करें। मैं आप लोगों के सामने सबात अली उनको पेश करना चाहता हूँ। वकील साहेब जरा मराठीत बोला की तुम्ही महाराष्ट्रात राहता ना, तुम्हाला जरा ते कानूनी भाषेमध्ये बोलायला पाहिजे। पहले मराठी में बोलना है कि हिंदी में? नहीं वो वकील साहब ये दरअसल तर बोला नहीं खामोश कराओ जैसा ये थी कसं काय? अस्सलाम वालेकुम। जूरी आपले मी सय्यद सबाहत अली परळीहून आहे, परळी वैजनाथ। आणि गेल्या वर्षी जेव्हा कोविडचा जेव्हा फर्स्ट फेज होता त्या फर्स्ट फेजमध्ये माझ्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला आणि हार्ट अटॅक 8-8:30च्या दरम्यान आला आणि आम्ही हे प्रयत्न केलो की त्यांना आम्ही हॉस्पिटलला घेऊन जाऊ। आणि जेव्हा आम्ही प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये त्यांना घेऊन गेलो तेव्हा एक माझाच प्रश्न नाही, हे कित्येक म्हणजे एक 5-6 लोकांचं आम्ही बघितलं की दवाखान्यामध्ये ट्रीटमेंट वेळेवर नाही भेटला, त्यामुळे त्यांचा डेथ झाला आणि ते पण माझ्यासोबत सुद्धा तेही झाला। आम्ही आमच्या वडिलांना घेऊन सर्वात अगोदर माऊली हॉस्पिटलमध्ये गेलो आणि तिथे त्यांनी ते सांगितलं की डॉक्टर नाहीत, तुम्ही दुसऱ्या दवाखाना घेऊन जा यांना। तिथून आम्ही निघालो, त्यावेळेस माझे वडील अनकॉन्शियस होते। नंतर दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही गेलो, कराड हॉस्पिटल होता, हे मोठे मोठे हॉस्पिटल आहेत परळीचे। आणि जेव्हा कराड हॉस्पिटलमध्ये नेलं त्यांनी पण तेच उत्तर दिलं की तुम्ही ह्यांना घेऊन दुसरीकडे जा, डॉक्टर अवेलेबल नाहीत आहे। त्यानंतर आम्ही गुट्टे हॉस्पिटलमध्ये त्यांना घेऊन गेलो, तर ते म्हणाला तुम्ही वर घेऊन येऊ नका, मी स्वतःहून तुमच्या कारमध्ये येऊन बघतो त्यांना।
आणि ते आला आणि त्याने हे सांगितलं की ह्यांना घेऊन तुम्ही सिव्हिल हॉस्पिटलला जा. त्यांनी हे डिक्लेअर पण केलं नाही की त्यांचा मृत्यू झालेला आहे, त्यांचा डेथ झालेला आहे. आणि नंतर आम्ही त्यांना घेऊन सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गेलो. तिथं उलटा म्हणजे असं वाटत होतं की सिव्हिलमध्ये ते बघणार नाहीत, पण सिव्हिलमध्ये त्यांनी वडिलांना घेतलं आणि ट्रीटमेंटचा प्रयत्न केला. जे काही प्रयत्न ते करू शकतात ते त्यांनी केला. एक अर्धा तास त्यांनी म्हणजे सलाईन लावली, कंटिन्युअस पंपिंग केली, जे काही करू शकतात त्याने प्रयत्न केला. पण नंतर ते सांगितलं त्यांनी की काही होता नाही त्यांच्यात, अगोदर त्यांचा झालेला होता. पण आमच्या तर्फे आम्ही हे एक प्रयत्न केलो आणि त्यांनी डिक्लेअर केलं की तुम्ही ह्यांना घेऊन जाऊ शकतो. तर हे मला ज्युरीज आणि सिव्हिल सर्जन समोर मला हे मांडायचं आहे की मी एकटा नाही आहे. असे 5-6 केसेस आहे कोविडमुळे ज्यांचा मृत्यू झालेला नाही आहे, पण कोविडचा एक प्रादुर्भाव म्हणू या कोविडचा एक साईड इफेक्ट म्हणू की त्यांना हार्ट अटॅक आलेला होता, पण डॉक्टर्सने वेळेवर त्यांचा ट्रीटमेंट केलं नाही, त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. तरी आपल्याला विनंती आहे की ह्याच्यावर काही ॲक्शन घ्यावा. आपण सांगितल्याप्रमाणे आपण याची तक्रार कुठं नोंदवली का? नाही. वास्तविक याच्यामध्ये आम्हाला असं वाटतं की नॅशनल ह्युमन राईट कमिशनकडे आपण तक्रार नोंदवायला हवी होती. शासनाकडेही तक्रार देणे गरजेचं होतं, कारण प्रायव्हेट असो किंवा शासकीय हॉस्पिटल असो नाकारू शकत नाही. त्यांनी वेळेवर आलेल्या इमर्जन्सीमध्ये आलेल्या पेशंटचा स्टेबिलाइज होईपर्यंत उपचार करून नंतर कुठंतरी पाठवायला पाहिजे, असा नियम आहे. आप ये बोल सकते हैं कि कोविड की शुरुआत मार्च 22 से हुई पिछले साल. जी. तो आपके पिताजी की देहांत कब हुई? 10 अक्टूबर 2020. जी. मतलब आप मुझे समझना ये कि वो टाइम था जब चीज़ें स्टेबलाइज हो गई थी, जो फर्स्ट फेज भी उतर रहा था, कोई सिस्टम सिविल सर्जन से वो टाइम ऐसा था कि मार्च का टाइम नहीं था, अक्टूबर का वो टाइम था कि जहाँ पर चीज़ें लोगों को क्लियर हो गई थी कि भाई कोविड और नॉन कोविड के लिए क्या पैरामीटर्स हैं. हम ये समझ सकते हैं कि जो मार्च का महीना है या अप्रैल के महीने में नई बात है. अक्टूबर का वो टाइम था कि जब चीज़ें ऑलमोस्ट ओपन अप हो रही थी, फर्स्ट वेव खत्म हो गया था. तो ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको सीरियस सोचिए कि ये जो रिफ्यूज़ किया गया ये बहुत सीरियस है. जैसे हमारे देशमुख साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट केस के ऊपर ऑर्डर से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कोई भी पेशेंट को, अगर आप उस पर गौर करें. सैयद साहब, उस वक्त आपने कंप्लेन नहीं की. आज भी टाइम बाउंड कोई चीज़ नहीं है. आज भी आप ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ उन हॉस्पिटल्स की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जब तक आप लिखोगे नहीं, जनता को गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा? आप हमारी जूरी की तरफ से मैं ये कहूँगा कि आप अपनी कंप्लेंट आज भी उन दवाखानों के खिलाफ दर्ज करें. इंशाल्लाह मैं खुद भी और मेरे जैसे और 4-5 लोग हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ, ये कोशिश करेंगे कि हम लोग कंप्लेंट उसके लॉन्च करें. आप संबंधित जो आपके जिला के कलेक्टर हैं और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं और CS हैं, इनको भी आप कंप्लेंट करो जी. साथ में तो ये वो डॉक्टर्स पर जरूर कार्रवाई होगी. शुक्रिया. उन्होंने जितने एड्रेस बताए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ साथ जलसा जिला विधि सेवा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास भी आप कंप्लेंट करें, उसको हाईकोर्ट मॉनिटर करता है. ओके. थैंक यू. जूरीस, मैं आप लोगों की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ कराना चाहता हूँ कि करोना काल में उस फेज़ में जहाँ करोना से लोग मर रहे थे, वहाँ उसके अलावा जो दूसरे डिसीज़ेस में भी काफ़ी अमवात हुई हैं. अगला मेरा क्लाइम भी उसी सिलसिले से आप लोगों के पास आएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक मिसाल मालेगांव की भी देना चाहूँगा
कि अप्रैल मंथ में मालेगांव में 600 मौत हुई एक महीने में, और उसमें 600 अमवात में कोरोना की मेरे ख्याल से हाफ रही होगी, और हाफ अमवात जो है कोरोना से अदर, क्योंकि हॉस्पिटल्स बंद थे तो उनको फर्स्ट एड या इस तरह के केसेस ना मिलने की वजह से अमवात हुई। मेरा अगले क्लाइम है मोहम्मद शेख अब्दुल वहीद, इनके साथ भी इसी तरह का मामला हुआ। जूरिस देखिए कि कोरोना काल में कोरोना केसेस के अलावा जो केसेस थे उनमें लापरवाही होने से क्या क्या होता है, ये हमारे इस क्लाइंट के साथ हुआ है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि सुनिए इनको और इनका कोई ना कोई अनिवार्य कीजिए। आप दे दीजिए सर, बताइए। साथियों, कल आपने देखा था मैंने आपके सामने एक गांव का ये जो कंप्लेनर होता किस तरह से जो फील्ड में मैंने देखा था उस तरह से मैंने बताया था। आज मैं जो रियल फैक्ट है कोरोना के अंदर जो मुझे पेश आया था, मैंने जो देखा है, हमारे कज़िन ब्रदर है मुफ्ती मौलाना अब्दुल हसीब बोल के, उनको सादा सा बुखार हुआ था। सादा सा बुखार होने की वजह से हमने उनको SBS सेंटर सब हेल्थ सेंटर के अंदर हमने उनको लेकर गए, तो वहाँ पर उनको पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन टैबलेट देकर उनको ये बताया कि आप 2 दिन आराम कीजिए। 2 दिन आराम करने के दौरान मैंने देखा जो कोरोना के जो सिम्टम्स थे, मुझे उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई थे, मालूमात थी उसकी। इस हिसाब से मैंने उनको बताया कि आप RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करवा लें। तो मेरे मशवरे पर उन्होंने क्या किया, वही SBS सेंटर के अंदर जाकर उनको रिक्वेस्ट की कि हमको ये टेस्ट करवाना है। तो पहले तो ये बताया वो लोगों ने कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो। फिर रिक्वेस्ट करने पर टेस्ट करने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने के बाद भी उनको पॉजिटिव की जो रिपोर्ट थी ऑनलाइन उनके व्हाट्सएप पे आ गई थी। उसके बाद भी उनको कोई कॉल वगैरह नहीं आया। वो घर के अंदर ही रहे, होम क्वारंटाइन किया उन्होंने, क्योंकि इल्मी शख्सियत थी, गोलमेंटरिस्ट थे, आलिम दीन थे, वो हिसाब से उनको मालूमात थी। तो वो लोग उन्होंने क्या किया, 5 दिन का क्वारंटाइन घर में ही किया। तो 5 दिन तक उन्होंने मुझे भी आने नहीं दिया। 5 दिन के बाद जब मैं गया उनके पास तो उन्होंने क्या किया, मेरा टेस्ट करवाने के लिए मैंने इनको बताया कि ऑक्सीमीटर के ज़रिए आप ऑक्सीजन लेवल चेक करवा लो। तो हमने मेडिकल स्टोर से वो ख़रीद कर लाए। ख़रीद के लाने के बाद उनका ऑक्सीमीटर से हमने ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो उनका 98 आ रहा था। तो उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हम सिविल हॉस्पिटल जाएंगे। तो वो बोले कि सिविल हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता। मैंने बताया कि हम MPJ की मदद लेंगे, क्योंकि एक सामाजिक संगठन अभी कि मुझे मालूम है हमारे दोस्त के ज़रिए, तो वो हम वहाँ पर गए उनके पास, फिर उनको लेकर गए। और जाते समय वो फिट थे, ऑटो के ज़रिए हमने लेकर गया हूँ। वहाँ जाने के बाद जब बाहर उनको रिपोर्ट वगैरह वहाँ के जो वार्ड बॉय या डॉक्टर्स थे उनको हमने बताया, तो वो लोगों ने बोले इनको अभी एडमिट नहीं कर सकते, आप जनरल वार्ड में रखो। जबकि वो कोरोना पॉजिटिव थे, फिर भी जनरल वार्ड में उनको सुबह से शाम तक रखा गया। उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा था, लगभग 88 उनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था। और उसके बाद उनको एडमिट किया गया। जिस वार्ड के अंदर उनको रखा गया था लगभग 70 कोरोना पॉजिटिव के उसमें पेशेंट थे आसपास में। और दूसरे दिन उनका ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया कि वो डबल ऑक्सीजन लगाना पड़ा। उसके बाद वहाँ पर उनके पास में इधर एक डेथ हुई, उधर एक डेथ हुई, एक ही दिन में 2 डेथ हुए। और उस डेड बॉडी को तकरीबन 8 घंटे तक बिना किसी कवर के वैसे ही खुला छोड़ दिया गया। मशीनें ऑन है, सब ऑन है, वैसे ही वो पेशेंट मर गया। उसकी वजह से उनके अंदर जो आत्मविश्वास था, जो भरोसा था, जो खुद एतमादी थी, वो ख़त्म हो रही थी। तो वो मुझे बार बार बोले थे कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मगर मैं उनको बता रहा था कि यहाँ पर रखा। और दूसरी बात ये कि उनके बड़े भाई वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पे थे, उन्होंने भी आके रिक्वेस्ट की कि आप यहीं रहो, यहीं इलाज करेंगे। फिर 5 दिन तक लगातार वो परेशान होते रहे, तड़पते रहे, और डेथ पे डेथ हो रही है। और वहाँ के जो स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, वो आके पर डे 2 टाइम रेमडेसिविर उनको इंजेक्शन देने का मशवरा दे देते। और एक इंजेक्शन लगभग 17,000 रुपये तक हमको मिला, क्योंकि उनकी जान बचानी थी, इसलिए हम लोगों ने कैसे न कैसे उनको प्रोवाइड किया। और पर डे 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के बाद 7 दिन के बाद
उनको कोरोना की जो रिपोर्ट थी निगेटिव आई, लेकिन शॉक्ड हो गया, 2 घंटे में डेथ हो गई। डेथ होने के बाद तकरीबन 12 घंटे तक उनकी डेड बॉडी हमको मिली नहीं। तो मेरी कंप्लेन सीधी सी ये है कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन की इतनी ज़रूरत क्यों थी, जबकि उनकी बॉडी फिट थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, फिर इतने लापरवाही क्यों? मुझे पूछना है कि जब ये कौन से डेट का मैटर है? अप्रैल का सेकंड वे। जब आपका अप्रैल में आप पॉजिटिव आए, ओके, तो शासन की तरफ से जो महकमा है, जैसे आपका ग्राम पंचायत या जो भी एरिया होता है, सिटी आता है, महानगर पालिका, वहाँ से वॉर रूम से आपको कॉल्स आए थे कि कुछ कॉल हुआ है? कोई कॉल नहीं है। सिविल सर्जन थोड़े बिजी हैं, फोन बात करेंगे। शॉर्ट कर दो। अच्छा, अगर आपको कोई कॉल नहीं आए, फिर आप 5 दिन के बाद 5 दिन तक वो घर में अपना इलाज करते रहे, हाँ। या आइसोलेशन में रहे और अपना खुद का इलाज करते होम क्वारंटाइन करके होम क्वारंटाइन किया। सिविल सर्जन का मेरा मैं चाहूँगा कि आप इस पर नोट करें कि उनके पॉजिटिव आने के बावजूद ओके सिस्टम की तरफ से कोई फ़ोन कॉल्स या कोई विजिट के लिए आना चाहिए था। जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से होम क्वारंटीन भी अगर होते हैं तो भी हेल्थ ऑफिसर्स या जो भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, एएनएम है या आशा है या जो है, वो आना चाहिए था आपके भाई को मिलकर, वो जाके चेक करके रेगुलर मॉनिटरिंग, वो जो होम क्वारंटीन के बावजूद मॉनिटरिंग उनका काम था। हाँ। तो कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई? नहीं हुई। कोई बिल कलेक्टर भी नहीं आया, जो बिल कलेक्टर आके सर्वे करते हैं ना, वो भी नहीं आए। रेमडेसिविर की जब आपने क्वेश्चन उठाया, रेमडेसिविर का वो जब सिविल हॉस्पिटल में आपने उनको एडमिट किया, तो रेमडेसिविर का इंजेक्शन देने का मशवरा किसने दिया? डॉक्टर ने, जो एमडी डॉक्टर थे वहाँ के, अच्छा, उन्होंने सिविल सर्जन लगभग। लोगों के लिए खाली बता दूं कि एक टाइम था कि रेमडेसिविर रिकमेंड नहीं किया जाता था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सेकेंड वेव की शुरुआत में रिकमेंडेशन आया और फिर वो रिकमेंडेशन बंद हो गया। तो कुछ वक्त के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन चला और फिर WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर से कोई फायदा नहीं होता। ओके, तो ये एक टाइम था, देखो वो लोग भी सीख रहे थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ICMR, ये लोग भी सीख रहे थे। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता था कि ICU के जो पेशेंट्स है उनको रेमडेसिविर काम करता है, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ये श्योर हो गया कि रेमडेसिविर से कोई फायदा नहीं है, ICU में पेशेंट को जान नहीं बच रही है। तो फिर वो रिकमेंडेशन अभी कोई रेमडेसिविर रिकमेंड नहीं करता है। तो ये जैसे आपको बता दूं कि उस वक्त अगर रेमडेसिविर दिया गया तो वो उस वक्त का प्रोटोकॉल था रेमडेसिविर सजेस्ट करना, क्योंकि जान बचाने के लिए लोगों ने दिया। लेकिन ये जो लापरवाही हुई है आपके केस में, सबसे बड़ी लापरवाही है वो 5-7 दिन शुरुआत के, वो 5-7 दिन में जबरदस्त लापरवाही, ये जबरदस्त केस बनता है सिस्टम की लापरवाही। सर एक पॉइंट वहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा। 70 पेशेंट वहाँ पर थे। 70 पेशेंट में से 5 पेशेंट ऐसे थे जो कि सिर्फ पेट दर्द की वजह से वहाँ पर एडमिट किया गया था। पॉजिटिव थे करके पॉजिटिव नहीं थे सर, रिपोर्ट एकदम नील थी उनकी। नहीं, क्या होता है मालूम है, एक टाइम पे पॉजिटिव थे, जैसे आपका भाई पॉजिटिव थे, बाद में नेगेटिव हो गए क्योंकि कोविड चला गया, लेकिन कोविड ने जो नुकसान करना था तो नुकसान उसने कर दिया, फाइब्रोसिस करके लंग्स को इन्फेक्ट करके हो गया। तो भले से नेगेटिव है लेकिन उनका इलाज तो वो लंग्स को नहीं करने वाला था, क्योंकि कोविड का बीमारी का नाम है सीवियर एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो लंग्स को इन्फेक्ट करती है। भले से कोविड नेगेटिव हो लेकिन लंग्स इन्फेक्ट हो चुका है। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पेशेंट जो सुने होंगे जी, और आप कह रहे हैं कि रेमडेसिविर जो उनको दिया गया जी, तो चार्जेस आपसे लिए गए, हाँ, charges अवेलेबल करवा दिए। तो वहाँ तो ऐसा सिविल हॉस्पिटल में रेमडेसिविर जो फ्री में मिलता है? नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख कर दिया था और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको अवेलेबल करवा के वो वहाँ आपको फ्री में जो है वो रेमडेसिविर देते। ये भी जो है वो इसका भी आपने कंप्लेंट करना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपके साथ में जो बॉडी को आपको देने में डिले हुआ है और जो पेशेंट जो लापरवाही उनकी, ये भी संबंधित जो अधिकारी हैं उनको आपने तकरार करना चाहिए। वहाँ के जो डॉक्टर थे सर,
दरअसल हमारे जूरी के मेंबर ने आप लोगों की जो ये की है कि रेमडेसिविर आपको गवर्नमेंट ने ही सप्लाई करना चाहिए था, उनके पास वो अवेलेबल था, आपको वहाँ से नहीं मिला, इसकी आज भी आप कंप्लेंट करें। रहा इनकी दूसरी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि 12 घंटे लगे। अमूमन क्या होता है ऐसे केसेस में, हम जनता को भी समझने की ज़रूरत है, हम पैनिक होते हैं, राजकीय लोगों के पास जा रहे हैं, सोशल वर्कर के पास जा रहे हैं, हमको डॉक्टर का प्रोटोकॉल है कि अगर से वो डेथ हुआ है तो वो कंफर्मेशन के लिए 2 से 2.5 घंटे बॉडी को रखते हैं। कई केसेस आपने अखबार में पढ़ा होगा, ये हुआ कि बाद में उठ के बैठ गए। वो अगर जो डिक्लेयर कर देता कि डेथ हो गई और बाद में उठ के बैठेगा तो वो उसके ऊपर क्रिमिनल केस बनता है। तो कुछ चीज़ों को कानून को भी हमको समझने की ज़रूरत है। जब वो हुआ है तो कंफर्मेशन और वो पीरियड ऐसा था कि डॉक्टर हजरात अपनी खिदमत दे रहे थे। जैसे सिविल हॉस्पिटल है तो सिविल हॉस्पिटल में ऑलरेडी शॉर्टेज है वर्कर्स, डॉक्टर्स शॉर्ट है, वो 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। जिस पेशेंट ने, जिस डॉक्टर ने उनको अटेंड किया है, हो सकता है कि वो कोई और दूसरे पेशेंट को अटेंड कर रहा है, उसको आने में कंफर्मेशन करने में तो थोड़ा हमको पेशेंट रखने की ज़रूरत है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वरना क्या होता है, पैनिक होने के बाद में वो इंसान है, 24 घंटे काम कर रहा है, तो उसके साथ भी आपको थोड़ा सा ये रखना चाहिए। मैं हमारे जूरी के इस मेंबर के 12 घंटे बता रहे थे, 12 घंटे डिले देखिए ना, जैसे उन्होंने इसके साथ बताया कि आप 5 पार्टी भी थी वहाँ, वो उसने कंफर्म करने के बाद में उसको लिखना है, सर्टिफिकेट बनाना है, इंसान है, तो थोड़ा ऐसे हालात के मुताबिक ज़रूर है कि लेट हुआ है, मगर उसके साथ हमको भी थोड़ा पेशेंट के साथ तो जो केस बनता है ना ये आपके केस में, वो पहले 4-5 दिन जो लापरवाही हुई वो एक बड़ा केस बनता है कि सिस्टम जो काम करना चाहिए उसने नहीं किया। उसके लिए आप सिविल सर्जन डेफिनेटली आप देखिए कि वो डिपार्टमेंट में हेकमा जो था नीचे का, उसने उसके ऊपर आकर होम विजिट्स करना, मॉनिटर करना, ऑक्सीजन और जो दवाई देना वो सब करना था। फर्स्ट 1 हफ्ते में बुक नहीं किया, उस पर आप जरा देखिए। और रेमडेसिविर का एक सेकेंड मैटर है जैसा अभी आया है कि इंजेक्शन तक नहीं हुआ। ये 2 सीरियस केस बनते हैं। आप अगर लिखत में कंप्लेंट नहीं की तो आप अपनी लिखत में कंप्लेंट करें। सर वो उनके वीडियो को जो 50,000 की जो अब निधि आई है वो मिल सकती कि नहीं, वो पूछना था। अगर आप कोई वीडियो बनाई है ना? हाँ वीडियो बनाई भी है। तो डेथ सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर मिल जाएगी, उनको मिलना चाहिए। ठीक है। जूरीस मेरे अगले क्लाइंट हैं इमरान अहमद खान, अमरावती। आपकी कंप्लेंट की कॉपी जूरीस आप देखते हैं कि वक्त पर सही उपचार ना होने से कितने ख़तरनाक नतायज सामने आते हैं। हमारे अगले क्लाइंट के साथ भी इस तरह का हुआ कि सही वक्त पर उपचार ना मिलने की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत वाक़ई हो गई। तो सुनिए हमारे क्लाइंट की कंप्लेंट। इमरान अहमद खान। मैं अर्जदार प्रकाश काजदेकर, रहवासी मेलघाट चुरनी करके एक हमारा गांव है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। पिछले दिनों मेरी बहन को डिलीवरी के लिए प्राथमिक आरोग्य केंद्र हमारे गांव का जो है उसके अंदर हम लेके गए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में मामला क्रिटिकल था। डॉक्टर्स वहाँ की जो आशा वर्कर थी वो बोले कि आप वहाँ से नज़दीक में एक हमारा ताल्लुक का प्लेस है चिकलदरा, आप वहाँ लेके जाओ। वहाँ पे जाने के बाद में उन लोगों ने जो है तो मुझे रेफ़र किया मेरी बहन को अचलपुर के लिए।
जो वहाँ से पहले तो मैं 10 किलोमीटर दूर से चुरनी से चिकलदरा गया, गाड़ियों का भी साधन नहीं है, कैसे भी तो हम वहाँ पे चुरनी चिकलदरा पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद में जो है तो हमें वहाँ से अचलपुर उन्होंने वहाँ से रिपेयर किए, बोले यहाँ पे उसकी सुविधा हमारे पास में है नहीं सीजर की, आप अचलपुर उपजिला अस्पताल में जाओ, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। अचलपुर वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है चिकलदरा से। जब हम 50 किलोमीटर दूर अचलपुर उपजिला अस्पताल के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे जाने के बाद में मालूम हुआ क्या यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं तो वो सुबह में 11 से 2 के बीच में जो है तो वहाँ पे सीजर होते हैं। उसके बाद में जो है तो डॉक्टर जो है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कुछ काम करने वाले डॉक्टर है, और वो उनके पास में अगर सीजर कराना है भी इमरजेंसी तो आप प्राइवेट क्लिनिक में जा सकते हैं। लेकिन मेरे पास में इतना पैसा नहीं था कि मैं प्राइवेट के अंदर जाके मेरी बहन का सीजर करवा सकूं। लेकिन उसके बाद में उन्होंने लोगों ने बोले कि आप ज़िला अस्पताल के अंदर जाओ, वहाँ पे आपका सीजर हो जाएगा। उन्होंने रेफर लेटर हमको बना के दिए। तकरीबन 2-2.5 घंटे हमें एम्बुलेंस का वेट करना पड़ा। 2-2.5 घंटे के बाद में एम्बुलेंस आई हमारे पास में, और वो जब एम्बुलेंस के अंदर हम वहाँ से फिर अमरावती पहुँचे ज़िला अस्पताल के अंदर। ज़िला अस्पताल के अंदर जाने के बाद में 1-2 घंटे वहाँ पे हमको डॉक्टर ने तो पहले तो मतलब एडमिट कराने के लिए हमारा जो प्रोसेस था वहाँ का पूरा बड़ा हॉस्पिटल है। अब गरीब एक आदिवासी इंसान कैसे सही जगह के ऊपर पहुँचे, तो हमको ढूंढने में उसमें थोड़ा समय लगा। उसके बाद में जब हम डॉक्टर के पास में पहुँचे तो तकरीबन 2.5 घंटा उसके अंदर बीत गया था। जब जिस टाइम में डॉक्टरों ने पेशेंट को चेकअप शुरू किए उसी दौरान में जो है तो जच्चा बच्चा दोनों की डेथ हो गई। तो मेरा सवाल ये है क्या ये मेरी बहन का जिम्मेदार कौन है मौत का? क्या ये उसकी हत्या है प्रशासन की लापरवाही के कारण सीधी? तो मुझे इंसाफ चाहिए इसके लिए, ताकि आगे मेरी कोई बहन जो है तो इस हादसे से ना गुजरे और उसकी डेथ ना हो। क्योंकि आए दिनों हमारे मेलघाट के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जानें जाती हैं, सही समय पे सही से उपचार नहीं मिलने के कारण। सिविल सर्जन को मंत्रालय से यही कारण है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है डॉक्टर्स जगह पे। हाँ, यही जुमले रहते हैं, सर्जन आएंगे, अभी वो डॉक्टर आने के वो फलानी जगह गएंगे, तो इस कारण जो है तो बहुत सारी डेट्स होती है। मुझे आपसे बेसिक 2-3 क्वेश्चन पूछे समझने के लिए। जब आप अपने गांव से आप मेलघाट के प्राथमिक आरोग्य केंद्र पहले पहुंचे, फिर वहाँ से अचलपुर पहुंचे? नहीं, उसके बाद में तालुका प्लेस पे गए थे चिकलदरा। अच्छा, पहले आप चिकलदरा गए? हाँ। पहले आप कहाँ गए? पहले प्राथमिक आरोग्य केंद्र पे गए। जब पेन शुरू हुआ तो हम प्राथमिक आरोग्य केंद्र गाँव से आपके पहाड़े से हाँ। प्राथमिक आरोग्य केंद्र कितना दूर है? 10 किलोमीटर। प्राथमिक आरोग्य केंद्र से चिकलदरा का ग्रामीण रुग्णालय है? हाँ, ग्रामीण रुग्णालय। कितना दूर है चिकलदरा से ग्रामीण रुग्णालय? अचलपुर से चिकलदरा जो है तो वो 50 किलोमीटर। नहीं, आपका गाँव 10 किलोमीटर। आप प्राथमिक आरोग्य केंद्र पहले पहुंचे। हाँ। प्राथमिक आरोग्य केंद्र से आप चिकलदरा ग्रामीण रुग्णालय पहुंचे 10 किलोमीटर। आपके 10 किलोमीटर। अचल प्राथमिक आरोग्य केंद्र चिकलदरा ग्रामीण रुग्णालय से नेक्स्ट रेफरल कहाँ गया आपका? अचलपुर क्या है? अचलपुर उपजिला अस्पताल। उपजिला अस्पताल, वहाँ से 50 किलोमीटर। वहाँ से अचलपुर से आप बाद में पहुँचे आप जिला रुग्णालय अमरावती, वो कितना दूर है? वो 60 किलोमीटर। इन जितने भी आपके गांव से पहला आपका जो 10 किलोमीटर प्राथमिक आरोग्य केंद्र पहुंचने के लिए गाड़ी भाड़ा आपके गांव विकास, गांव आरोग्य स्वच्छता व पोषण समिति के पास एक कैश होता है, लेकिन वो इन चीज़ों के लिए अगर 108 की एम्बुलेंस नहीं आती है वो लोग कैश सीधे उठाकर 1000 रुपये आप लेके उनसे कैश अभी गाड़ी भाड़ा कर सकते। आपको मिला वो पैसा? नहीं। तो आपको सबसे पहला काम लोगों को याद रखना चाहिए कि VHNSC की निधि बोलते हैं। निधि क्या है? VHNSC की निधि हर गांव के अंदर VHNSC में जो ग्रामीण एरिया के अंदर गांव आरोग्य स्वच्छता व पोषण समिति
के पास कैश होता है। ऐसे इमरजेंसी ट्रैवल 108 अगर नहीं पहुंचती है तो ऐसे इमरजेंसी में रात बरात में 1500 रुपये वो लोग दे सकते हैं गाड़ी भाड़ा लेने के लिए। तो एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र से जब रेफरल हुआ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र के अंदर उन लोगों ने ये कहा कि कॉम्प्लिकेशन है, सीजरियन करना पड़ेगा। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में सीजरियन नहीं होता, लेकिन ग्रामीण रुग्णालय में सीजरियन होना चाहिए। वहाँ पे भी सुविधा नहीं थी, डॉक्टर प्लेन के थे, वो नीचे उतर गए थे। उसके प्राथमिक बाद आरोग्य केंद्र ने आपको जब रेफरल किया, आपका जो मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आपके गांव का, उसने चिकलदरा के ग्रामीण रुग्णालय को रेफर किया, तो उसने वहाँ पर फोन करके बताया कि मेरा पेशेंट आ रहा है जो जिसको सीजरियन चाहिए, डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये जो टाइम है बस आपका 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चिकलदरा का जो भी था, उस दौरान वो डॉक्टर को फोन करके बुलाना चाहिए सीजरियन के लिए, या वो बोलना चाहिए कि तो नहीं है आप डायरेक्टली एचएसपुर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिकायत है। यहाँ तक क्योंकि उपजिला अस्पताल वालों ने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर फोन किया। हाँ, तो वो जो फोन जब आप उपजिला में आप लेकर गए, उपजिला में तो डेफिनेटली वहाँ पर गायनेक होना चाहिए। उपजिला हॉस्पिटल के अंदर गायनेक अगर नहीं है तो ये बेहिसाब बड़ी लापरवाही है। मेटरनल हेल्थ, मातृत्व की जो मामला है, ये एक अधिकार है, उस महिला का अधिकार है। गैनिक वहाँ पे मौजूद थी, वो गैनिक वहाँ पे है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उनका एक टाइम है कि वो सुबह में 11 से 2 के बीच में सीजर करवाते हैं। मतलब वहाँ पे जो है तो उनकी मर्जी के हिसाब से अगर डिलीवरी पेन होता है तो आपको बता रहा हूँ, मैं समझ गया आपका बात आपसे। फोन करके उस जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट आवरली बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस तहत इमरजेंसी पेशेंट के लिए उप जिला को जब ग्रामीण रुग्णालय से जब आप उप जिला रुग्णालय जा रहे थे, फोन करके उसको बुलाना रहता है क्योंकि वो पेड है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। एक महिला की जान जो अवॉइडेबल डेथ है, ये कौन सी डेथ है? ये वो डेथ है जो अवॉइडेबल है। जबरदस्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। महिला और बच्चा दोनों में जो, देखो हमारे भारत के देश पर हम पर एक बहुत बड़ा गंदा स्कैम है कि हम अपनी महिलाओं को नहीं बचा पाते जब उनको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। और ये फोन ले लीजिए ना, तो ये जो है ना उसको ये जो पूरा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का उल्लंघन है, JSSK का सीधा वायलेशन है। माता और बच्चा को दोनों नहीं बचाए। आपको जैसे शब्द मैंने तभी का ह्यूमन राइट्स और वुमेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, 2 जगह पर आपको करना चाहिए कंप्लेंट, ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सर आदिवासी को मैं मुझे कंप्लेंट कहाँ मालूम किधर करना पड़ता? सिविल सर्जन साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ग्रामीण आदिवासी लोगों के नजदीक ये आपको सुविधा आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपका कंप्लेंट आप यहाँ पर रखिए, हमारे जो एडवोकेट साहब है वो आपके तरफ से ये कंप्लेंट डेफिनेटली हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका जो गांव विकास, गांव स्वच्छता पोषण आहार समिति जो है ना, वहाँ पर आप कंप्लेंट, उन लोगों का काम है इसको आगे पहुँचाना। उसकी जो फॉलोअप है वो पूरा काम VHMSC की जो अध्यक्ष है, सरपंच है, और जो सेक्रेटरी आशा वर्कर VHMSC की, उसका काम है कि ये वहाँ पहुँचाए। आप उनको लेटर दे दीजिए। मैं सर उनको लेटर दे दूंगा, वहाँ से तो मेरे को 1000 रुपये मिल जाता, लेकिन जो मेरी जच्चा बच्चा बहन की जो जान गई, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? इसका जिम्मेदार कौन? ये इसके बीच में जो लोगों के कारण ये डेथ हुई, इनको क्या पनिशमेंट, क्या सज़ा, इनके लिए क्या बनता है? मुझे इंसाफ चाहिए। 1000 रुपये नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कोर्ट की मान्य है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये कोर्ट, दोनों को कोर्ट की हैसियत है, दोनों कोर्ट है। तो दोनों कोर्ट, दोनों जो फैसला सुनाएंगे, सजा सुनाने का हक है, दोनों पनिशमेंट देने का उनको हक है, दोनों करेंगे। आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो लेटर है, आपके सादा भाषा में आप अपने गाँव स्वच्छता पोषण आहार वो आरोग्य समिति को दीजिए। वो लोग वो पहुँचाएंगे उनके पूरे रूट के, उनका काम तक पहुँचाओगे। आप अपने गाँव के VHMSC के हवाले आप दे दो, ठीक है? ये मेरा सेशन। साथियों, ये जो है हमारे जूरी के सदस्य ने आपको सजेस्ट किया है, आप उस पर काम कीजिए। काम करने के बाद अगर अपने कर्तव्य पालन में कसूर किया है शासकीय कर्मचारी ने, तो उसकी सखोल चौकसी की आप अपील कर सकते, मांग कर सकते, आप वो कीजिए। हम आपको ये आशा दिला सकते हैं कि ये मामला जब वहाँ से जाकर
ये कागज पत्र और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिला चिकित्सालय को देंगे, वहाँ से रिपोर्ट्स आएंगी। हमारे और आपके बोलने में ये काम नहीं होगा। आप विजिलेंस जिला गांव की जो समिति है वहाँ से जब रिपोर्ट्स सब बन जाएंगे तो ये ह्यूमन राइट वॉयलेशन है, इसका कॉम्पेंसेशन उसका शौहर मांग सकता है। और उसको ऐसे कई केसेस है जिसमें कोर्ट ने इनको लताड़ा है और कॉम्पेंसेशन भी दिया है। ज़रूरत है पेशेंट की सब्र के साथ काम करते हुए फॉलो अप करें, केस को पुट अप करें। हम क्या होता है जज्बात में आके यहाँ बोल के और भूल जाते। तो आप जिस तरीके से हमारे जूरी ने बताया है, हम आपको 1000 रुपये की बात नहीं करें। हमारे जूरी का ये कहना है कि आप इसको राइटिंग में उतारिए और जो चीज़ राइटिंग में लिखी जाती है उसको कोई बदलता नहीं। वो इंक्वायरी जब होगी, हर आदमी जब वो डिरेक्शन एंड ड्यूटी आपल्या कर्तव्य पालनात कसूर करतो, उसके अंदर कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहता, वो रिपोर्ट सही लिखता है। कुछ साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यूज़पेपर के रिपोर्ट से एक स्लो मोटर पिटीशन बनाया था। अपने किसी तो रेलवे स्टेशन के ऊपर एक महिला, ये मीरा रोड का केस था। मीरा रोड का केस था। उस केस के अंदर वो सामान बेचती थी लेडी, उसकी ट्रेन में उसकी बच्ची की डेथ हुई, वो हुआ, वो लेडी ऐसी चले गई। सो मोटो केस बना, पेपर में आने के बाद हाई कोर्ट ने वो किया, वो लेडी को ढूंढने में प्रशासन लगा, नहीं मिली। वो हमारी जो हमारे साथ जो लेडी काम करती है, हमारी गायत्री सिंह मैडम, इन्होंने एक दिन ऐसी, मैं वहाँ पर बैठा था, मुझसे जिक्र किया, बोला मैडम मुझे 8 दिन दीजिए, मैं भी कोशिश करूँ। मैंने अपने सोर्सेज से जो लोग मैं जिनको जानता था कि रेलवे में लेडीज कंपार्टमेंट में और इसमें सामान जो बेचते हैं, ऐसे 2-3 लोगों से बात किया, मैं जानता था। उन्होंने एड्रेस निकाल कर उस लेडी को ढूंढा, वो लेडी को हमने कोर्ट में फिर दोबारा हाजिर किया और उसको कॉम्पेंसेशन मिला। कोर्ट भी, हमारे हिंदुस्तान की कोर्ट जो है वो अच्छा काम करती है। जुडिशरी में जो ऑफिसर्स हैं वो अगर जैसे कुछ आता है तो सो मोटो खुद ही उसको लेते हैं और इमिकस क्यूरी यानी कुछ वकीलों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये क्लाइंट की तरफ से फीस ना ले और आप इस केस को रिप्रेजेंट करें। फ्री में काम करने वाले बहुत सारे वकील हैं। मैडम ने जब कहा, हमने उसके अंदर उसको ढूंढकर 15 दिन लगे, मिला। कोशिश करने के बाद में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। बेसिक बोलना ये है कि कॉम्पेंसेशन का डिमांड जायज़ है। वो जैसे हमारे निगरान ने कहा, कॉम्पेंसेशन का बिल्कुल जायज़ डिमांड है और ये चूँकि पुराना एक हिस्ट्री है, उसको डेफिनेटली न्याय मिलेगा। जान नहीं बची, लेकिन एटलीस्ट कॉम्पेंसेशन के शक्ल में। दूसरी चीज़, सिविल सर्जन साहब, ये एग्जाम्पल सुनने के बाद मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आप इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी हमें सोचिए इसके बारे में कि जब एनी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने ही वाला है, अगर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या नेशनल, तो आप अपने तरफ से एटलीस्ट एक इन्वेस्टिगेशन करके और अपना डेटा अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना बना के रखिए, वरना आपको आंसर देने के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये मैटर। अब अपना नेक्स्ट प्लीज। हाँ, जूरीज आपका थैंक्स। मैं अपने कंप्लेनर्स को कहूँगा कि जूरीज ने जो उनको मशवरा दिया है उस पर वो यकीनन आगे अमल करें ताकि उनको इंसाफ मिल सके। मेरे पास कुछ 2 कंप्लेंट्स की बजाय डिमांड्स हैं तो मैं उनको यहाँ पेश नहीं करूँगा। जूरीज, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरजेंसी में ये भी हुआ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट किया गया है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। मेरा अब अगला कंप्लेनर है जो नाजिम हुसैन की तरफ से है, शकील भाई करके यहाँ पर आएंगे और वो केस पेश करेंगे कि किस तरह जो है इमरजेंसी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो पेशेंट को रिफ़र किया गया और उसके रास्ते में सिर्फ मौत आई। क्लाइंट है शकील साहब। आदरणीय जूरी और सिविल सर्जन साहब, मैं आपके सामने एक
मुद्दा पेश करना जा रहा हूँ जो अक्सर लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। मेरे पेशेंट का नाम था सायरा बानो, नागपुर से है, जो लेडी थी पेशेंट, और उसका इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। घर में तबीयत बिगड़ गई तो ले जा गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसको जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो उनकी थोड़ी सी हाथ पैर की हालत ऐसा डॉक्टर को महसूस हुआ कि लकवा हो रहा है इनको करके। डॉक्टर ने बोला कि इनको लकवा हो गया, अभी हम इनका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस वक्त में हर प्राइवेट हॉस्पिटल वाला अदर देन कोविड पेशेंट को भगा दे रहा था। अक्सर बड़े बड़े हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट के ऊपर में ज़्यादा जोर था, क्योंकि उनसे अच्छी उगाई हो रही थी, और जो दूसरे हार्ट के पेशेंट और इसके उसके पेशेंट थे तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर, इनको आप लेके जाओ बोले सिविल हॉस्पिटल में। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उनको लेके जाया गया। वहाँ पर क्या हुआ, उनको 3 दिन रखा गया, और वहाँ पे जब उनका कोविड टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव पाया गया। कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद में वो पेशेंट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सही से इलाज नहीं हुआ, और वो पेशेंट के 2.25 लाख रुपए खर्चा हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके बाद में उन्होंने इधर भेजे, जब उनको लगा कि ये पेशेंट कोविड का है, ये पेशेंट लकवे का है, ठीक नहीं हो रहा, ऐसा हो जो भी समझ के उन्होंने उसको उधर से उधर शिफ्ट कर दिया, और वो पेशेंट की डेथ हो गई। अब ये लेडी पेशेंट है, गरीब पेशेंट थी, 2.25 लाख रुपये उसने अपना घर बार यानी गिरवी रख के या जेवर गिरवी रख के कहीं से पैसे का जुगाड़ करी होगी, इसके लिए उसको कंपेंसेशन दिलाया गया। इसमें कंपेंसेशन की कुछ पोजीशन बनती होगी। कुछ समझना चाहिए, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। वो पेशेंट की डेथ कहाँ हुई, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई कि सिविल हॉस्पिटल में? सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल में। वो पेशेंट कितने दिन तक प्राइवेट हॉस्पिटल में थे? 3 दिन तक। 3 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जब वो पेशेंट थे तब वो शिकायत लकवे की थी या कोविड की थी? वो कोविड के ही लिए हमने उनको लेके गए थे वहाँ, लेकिन वो डॉक्टर ने कोविड का चेक नहीं करे, और उनकी जो सिम्टम देख के उनको लगा कि लकवा इनको हो रहा है। कोविड की रिपोर्ट पहले आ चुकी थी वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करने के पहले? नहीं, तो कोविड की रिपोर्ट एडमिट करने के बाद सिम्टम्स देखकर आप लोगों ने डायरेक्टली प्राइवेट में एडमिट किया? हाँ, फिर लेकिन उन्होंने प्राइवेट में भी कोविड चेक नहीं किया। वो ट्रीटमेंट में अपन बात में आते हैं। मेरा जो सवाल ये है कि जब आपने एडमिट किया, एडमिट करने के बाद कोविड का टेस्ट किया, तो पहले कोविड का टेस्ट करके लेकर प्राइवेट में कोविड का टेस्ट नहीं किया उन्होंने, कोविड का टेस्ट ही नहीं किया। लेकिन आप लोग एडमिट की कोविड की हाँ, शिकायत को क्योंकि लेकर सब कोविड का दौर चल रहा था, आपको लगा कि हाँ, कोविड है, कोविड हो गया था। उनके जो सिम्टम्स थे, हाँ, क्या सिम्टम्स थे आपको दिखे? वही सांस लेने में तकलीफ और हाथ पैर थोड़े से यानी सुस्त होना। तो वैसे में हमको तो क्योंकि दूसरी कोई बीमारी थी नहीं, और कोविड का दौरा चल रहा था। एज कितना था नाजिम भाई? 45 साल। उनके कोई और शिकायत नॉन शिकायत नहीं थी उनको? हाँ, उनका वहाँ उन्होंने जो 2.25 लाख रुपये लिए ना, तो लकवा बोल के या जो भी वो समझे होंगे डॉक्टर, उसका ब्रेन का ऑपरेशन किया गया हो। ब्रेन का ऑपरेशन जी हो चुका है प्राइवेट के अंदर जी, उसी के चार्ज उन्होंने 2.25 किए। तो आप लोगों ने तब ये तय किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट करने की वजह आपके नजदीक पैसा थी कि आप पैसा नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे? नहीं, क्या और वजह थी? उन्होंने ही प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने बोले इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर, ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था। तो आपकी शिकायत प्राइवेट हॉस्पिटल के जिम्मेदाराना बरतर है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल के गैर जिम्मेदाराना तरीके पर पैसे भी ले लिए, इलाज भी नहीं किया, और पेशेंट भी हमारा चले गए। कोई मैटर नहीं बनता है इस केस के अंदर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई केस ही नहीं बनता है। उन्होंने अपने हिसाब से अगर सर्जरी की, आप बोलते हैं सर्जरी की, उन्होंने उनके डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, वो MD है, मैं आम लोग हैं, उन लोगों ने एक केस को क्लिनिकली देखा, उस क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो भी सर्जरी की वो उनका उस वक्त उन्होंने सोचा क्या करना है, उस हिसाब से उन्होंने स्टेप लिया। उसमें पेशेंट ठीक नहीं हुआ, होता है, सर्जरी इंसान करता है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करता है। उसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि अगर आप खुद MD हो या आप डॉक्टर कोई हो, सेकेंड ओपिनियन लेकर आए और आप ये चैलेंज करें कि उन्होंने जो सर्जरी की ब्रेन की वो गलत की, किसी एक डॉक्टर से, कोई MD से ओपिनियन लेकर आप लाके हमारे सामने रखो, तो फिर वो केस बनता है कि वो डॉक्टर ने एक मिनट सुनिए क्लिनिकली मिसरीड किया। अदरवाइज यहाँ पर कोई मैटर केस नहीं है। मेरे मेरा ऐसा ओपिनियन नहीं है जी कि आप मजबूत
केस नहीं है? देखो मैं इसलिए यहाँ इस स्टेज पे आया हूँ क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने लेके गया कोविड पेशेंट ही बोल के गए, उन्होंने कोविड का टेस्ट नहीं किया, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में वो पेशेंट का कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला और डेथ सर्टिफिकेट पे भी पॉजिटिव आया। तो हमको कंपनसेशन कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से मिले, गवर्नमेंट देने वाली है ऐसा सुनने में आया, डेथ बॉडी जिनकी डेथ कोविड से हुई, तो इसमें बनता है क्या? मेरे हिसाब से आपका केस नहीं बनता है। फिर भी शबीर जूरी बाकी और भी जरा हाई मत करो, सुनो दूसरे। मैं अमित आप कॉम्पनसेशन के बारे में वामिन का कि रिसेंटली जो जीआर है जो ये कह रहा है कि इस पीरियड में कोविड के पीरियड में जो लोग इंतकाल हुए वो आइदर कोविड और एनी अदर दिस, उनको कॉम्पनसेशन देने की बात गवर्नमेंट कर रही है। अभी वो उसका अमल हुआ नहीं। जैसे हमारे जूनियर सदस्य ने आपको ये बताया, आप उनसे सबसे पहले नर्सिंग रिपोर्ट मांगिए। पेशेंट जब आपने एडमिट किया, आप कोविड आप और मैं डॉक्टर नहीं है, हम भी जूरी के लोग जो है समाज के साथ काम करते वक्त हमारा तजुर्बा ये बताता है कि वो पूरी हिस्ट्री लिखता है डॉक्टर, क्या हुआ, क्या खाए थे, क्या तकलीफ हो रही है, वो सारी नर्सिंग रिपोर्ट्स जो है इसके वो तय करेगा कि वो कोविड पेशेंट था या क्लिनिकल जो उसने ऑब्जर्वेशन किया। और उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराए उसके रिलेटिव से कि ये हम करने जा रहे हैं। उस वक्त आपके पास एक ऑप्शन था, रुकना हक का पेशेंट राइट्स के तहत, रुकना हक के तहत आप एक दूसरा तीसरा ओपिनियन ले सकते थे, उसको रोक सकते थे कि अभी आप ऑपरेशन मत कीजिए, आपके यहाँ इसको रहने दीजिए, हम एक और डॉक्टर से ओपिनियन लेना चाहते, दोनों का ओपिनियन लेने के बाद में हम फैसला करें। इसलिए हमारी जूरी के जो सदस्य है जो आपको इस तरह बता रहे कि आपकी स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनती, आज भी आप उसके ऊपर तहकीकात करवा सकते हैं। तो वो उसकी जो रिपोर्ट है नर्सिंग रिपोर्ट में ऐसा था, ये डॉक्टर आया, उसने अपने से दूसरे उसने न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर को बुलाया होगा, न्यूरोसर्जन ने राय मशवरा किया होगा, उसके बाद वो कंक्लूजन करके आपके पास आए कि देखो हमको ऐसा लगता है इसकी ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो सेकंड ओपिनियन बाहर का डॉक्टर आप लाकर वहाँ ले सकते हैं। चलो 4-5 केस में से एक आध गलत होता ही है। मैं एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ साथियों से कि कुछ ऐसे जब आप वकालत करोगे ना, हर केस को उठा के लाना, मतलब कोरियर का काम तो मत करो। ओके, वकीलों से साजिद साहब दोनों डॉक्टर हैं, आप लोगों से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप इस किस्म का क्वेश्चनिंग आप करेंगे। स्क्रूटिनी करने के पहले आपका केस मजबूत बनता है कि नतीजे के कार्यकर्ता जब भी आप जन सुनवाई लो तो आप प्लीज देखो कि वो केस में वाकई में दम है या नहीं, जान है या नहीं। ऐसे कोरियरगिरी मत करो, तो उठा के हर चीज उठा के आपने लेकर आके, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप लाते हो अपना मुंह पे गिरने आवता देना नहीं चाहिए। हमारा मैटर हो सकता है एक आध केस में हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है हमसे भी स्लिप हो गया हो, हमने गौर से देखा नहीं है। इसके लिए मैंने कोशिश किया था कि ठीक है कोई मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो जाता है हम सब लोगों से कार्यकर्ता से, लेकिन ये जो क्वेश्चनिंग हमने की है या कल शबीर मैंने और रमेश ने जिस तरह से क्वेश्चन किए हैं ना, वो स्किल आप लोग अपने अंदर वो डेवलप करोगे। हम लोग सब लोग वही है कार्यकर्ता जो वकालत का काम करेंगे। हमारे पास क्वालिफिकेशन ये, हमारे पास एक ही क्वालिफाइड, 2 क्वालिफाइड वकील है, ये क्वालिफाइड वकील है, बाकी हम लोग सब लोग नहीं है। तो हमारी जो हिकमत हमको जितनी बताएगी उस हिसाब से अपना वोट बजा के हड़ताल के फिर ऊपर मैटर लेकर आ जाना जन सुनवाई की। इसके अंदर MRI रिपोर्ट की हाँ मैं वही पूछ रहा था। क्लिनिकल मतलब देखो आई डोंट एक्ट एज एमडीज, दे आर नॉट एक्ट एज एमडीज। नर्सिंग रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें वो एनालिसिस वो रहता है, वो प्रोसेस होता है। जूरीज और सिविल सर्जन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगले कंप्लेनर्स को बुलाने के लिए मैं मोहतरमा डॉक्टर तस्नीम साहिबा बाजी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए। शुक्रिया।
कंप्लेनेंट हैं समाधान राजवर्धन। इनकी कंप्लेन ये है कि उनके भाई को 27 अक्टूबर 2020 को केम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। चूँकि उनको हार्ट के जो तो वॉल ब्लॉकेज का प्रॉब्लम पहले ही से था और तीन बार जो है कोरोना टेस्ट करवाया भी जा चुका था। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद हॉस्पिटल में जो है मेरे भाई को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में रखा गया और वो वैसे ही जो है तो हार्ट के पेशेंट थे। डेली जो है 4 से 5 पेशेंट उनके सामने मरते थे और वो बहुत घबरा गए थे। तो उन्होंने जब मैं मुंबई से आया और उनकी शिकायत सुनी उनकी, तो फिर हमने वहाँ से केम हॉस्पिटल से निकाल कर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ, 1 महीने तक ट्रीटमेंट हुआ और 95% हार्ट ब्लॉकेज था। जी बस नहीं क्या, बस ये जो है तो अब आप उनकी जुबानी सुनिए तो वो टेस्टिमोनियल जो है वो फर्स्ट टाइम वो बोली। जी तो फिर वो पेशेंट ठीक हो गया। इनकी एक कंप्लेन थी इनसे आपसे। माझं नाव समाधान राजवर्धन आहे। 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी माझ्या भावाला केम हॉस्पिटलमध्ये कोरोना टेस्ट करण्यासाठी त्यांच्या मुलांनी नेलं होतं। ॲक्च्युली त्याला 4 दिवसापासून खोकला होता, मग त्यामुळे प्रायव्हेट हॉस्पिटलवाल्यांनी दवाखान्यामध्ये म्हटले तुम्ही कोरोना टेस्ट गव्हर्मेंट हॉस्पिटलमध्ये करा आणि ते दादरला राहत असल्यामुळे ते केम हॉस्पिटलला गेले आणि केम हॉस्पिटलला गेल्यानंतर तिथं टेस्ट करत असताना त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला, अटॅक आला। मग अटॅक आल्यावर तिथं लगेच त्यांनी डॉक्टरनी ते इंजेक्शन दिलं, त्यांचा जीव वाचवला। पण माझ्या भावाला 3 दिवस त्यांनी कोरोना पॉझिटिव्ह जे पेशंट होते त्यांच्यावर ठेवले, जेणेकरून की प्रत्येक दिवशी ते टेस्ट करत होते कोरोनाचा, प्रत्येक दिवशी रिपोर्ट निगेटिव्ह येत होता, पण तरी पण त्यांनी पॉझिटिव्ह लोकांनी ठेवले आणि रोज तिथे 3-4 लोक असे तडपडून मरत होते, तो माझा भाऊ सांगत होता। आणि मी तेव्हा गावी होतो, मी 3 दिवसानंतर आलो 4थ्या दिवशी केम हॉस्पिटलला। तिथून मी केम हॉस्पिटलमधून लगेच हलवलं त्याला। मी म्हटलं माझ्या भावाला इथे ठेवायचं नाही, याला कोरोना नसतानासुद्धा तुम्ही इथं पॉझिटिव्हच्या ह्याच्यामध्ये ठेवलं, म्हटलं मला इथे ठेवायचं नाही। मी जबरदस्ती करून त्याला केम हॉस्पिटलमधून हिंदूच्या हॉस्पिटलमध्ये आणलं। 1 महिना ट्रीटमेंट चालली, त्याचं 95% ब्लॉकेज होते, त्याच्यावर शस्त्रक्रिया झाली आणि त्याचा प्राण वाचला। तर मला एवढं बोलायचं आहे की हे सरकारी हॉस्पिटल करतं आहे काय? केस आहे। तुम्ही जेव्हा केएमला त्यांना घेऊन गेलं त्याच्या अगोदर तुम्ही त्यांची कोरोनाची चाचणी केली होती का? RT-PCR केलं होतं का तुम्ही? ते ॲडमिट केल्यानंतर केएमने केलं RT-PCR टेस्ट? त्यावेळी सिच्युएशन अशी होती की कोण प्रायव्हेटवाले त्यांना हात लावायला तयारच नाही। 4 दिवस नाही केलं, नाही केलं, फक्त त्यांना सर्दी खोकला बस हे सिम्पटम्स होते। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं वहाँ तिथून जर त्यांना हलवलं नसतं तर 100% त्यांचे प्राण गेले असते। इसमें 2 बड़े फॉल्ट इसमें दिख रहे हैं केएम की तरफ से। एक तो ये कि जब फर्स्ट डे जब वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, आपने फर्स्ट डे रखा, क्योंकि वो आइडियली वो भी रखना नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि उनके पास ऐसे सिम्टम्स नहीं थे, सर्दी खांसी के सिम्टम्स थे, हर सर्दी खांसी कोविड नहीं है। फिर भी जब आपने रखा, एक दिन में जब वो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो उसको शिफ्ट कर देना चाहिए। सिंपल है, वो क्लियर है। RT-PCR गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है आपके ही भाषा में। तो उनको उनका जो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नॉर्मल जिस तरह से आप असेस करते हो पेशेंट का क्या है प्रॉब्लम, वैसे इवैल्यूएशन करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये बहुत बड़ा लापरवाही केएम हॉस्पिटल की तरफ से। ये मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बहुत सीरियस एक लापरवाही के तौर पर आप इसको देखिए और आपको राइट है, आप इस केस में कंप्लेंट डालें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखत में कंप्लेंट डालें, ओके। और नेगेटिव होने के बावजूद
एक्सपोजर ऑन टू कोविड वो नेगेटिव है तो उनको बिल्कुल रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप रखकर फिर आप उन्हें 2-3 बार निकाला तो आप बहुत सारे लोगों को रिस्क पे डाले हो, तो वो कैरियर बन सकते हैं कोविड के। तो मेरा ये कहना है कि आप कंप्लेंट डालो केएम के अगेंस्ट कि उन्होंने ये बहुत बड़ी लापरवाही की है, बहुत फेलियर था उस सिस्टम का। और सेकेंड कंप्लेंट बनती है कि उन्होंने रियल डायग्नोसिस नहीं की चीज़ों की। ये दो, इसके ऊपर आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है और आप कॉम्पेंसेशन डेफिनेटली डिमांड कर रहे हैं। मेरे ऐसा है बाकी जूरी और जब आपके जो भाई हैं हाँ। आपको लेकर गए तो वो सस्पेक्टेड थे, मतलब अगर सर्दी खांसी सर्दी तो जब तक सस्पेक्टेड पेशेंट है और उसका रिपोर्ट नहीं आया तो उनको पॉजिटिव वार्ड में डालना है तो पहली सबसे बड़ी गलती है हॉस्पिटल की। ये तो आपका बहुत जेन्युइन केस है। दूसरी बात ये है कि अगर वो हार्ट के पेशेंट अगर उनको डिटेक्ट हो गए थे, उनको पता चल गया था ये टेस्ट करने का, तो वैसे हार्ट का पेशेंट जो होता है वो सेंसिटिव होता है और उसके सामने ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा निग्लिजेंस है। आपकी कंप्लेन आपको करना चाहिए उनके खिलाफ और उनमें कार्रवाई जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात कि 3 दिन मेरे भाई के साथ में उनका लड़का उधर बाजू में ही था हर चीज़ के, और जो सिस्टर लोग थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ हाँ ये गोली दो उनको, वो गोली दो, बस यही बोलते थे। वो लड़का पूरा करता था, मतलब टोटल्स पूरा उधर बाजू में खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही कुछ नहीं पीपीओ कुछ नहीं था। ये कोविड के मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का वायलेशन है, बहुत और मैं गांव में था 3 दिन। तो कोविड के अंदर, कोविड के रूम के अंदर किसी और को अंदर आने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि आपका भाई का बेटे को वहाँ अंदर आना ही नहीं चाहिए था, वो अलाउ नहीं करना चाहिए था। ये अलाउ किया वही बहुत बड़ा उल्लंघन है, बहुत खुल्लम वायलेशन है, क्योंकि वो उसकी जान को, बेटे की जान को खतरे में डाला है। और फिर वो जब आ रहा है जा रहा है बाहर से, वो कैरियर बन रहा है, नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल का वायलेशन है। केम हॉस्पिटलची जी रचना आहे मुंबईमध्ये, माझ्या माहितीप्रमाणे तुमच्या पत्रामध्ये जे तुम्ही उल्लेख केलेला आहे की भावाला लक्षणं दिसत असताना तिथं नेलं आणि त्यावेळेस त्याचा टेस्ट करताना आदायी विकाराचा झटका आला, असं कोणी तुम्हाला सांगितलं? माझ्या भावाच्या मुलाने डॉक्टरांनी सांगितलं का? पेपरवरती असं काय आहे का? हो आहे ना, यस 95% उनका ब्लॉकेज निकला उधर। 95% ब्लॉकेज होणे हा वेगळा टेस्ट है। अच्छा, एंजियोग्राफी से पता चलता है, पर वो ईसीजी किया ईसीजी में बताया उनको कि आपको हार्ट का इश्यू हो गया है करके। तर त्याच्यानंतर त्यांना तिथं जनरल वॉर्डमध्ये शिफ्ट केलं होतं का? ते 3 दिवस ते कुठे होतात? एमर्जन्सी वॉर्डमध्ये जे नेतात ना, म्हणजे पहिले जे नवीन येतात कॅज्युअल्टीमध्ये, इमर्जन्सीमध्येच होता की पेशंट तिथं कुठं हलवलं? कॅज्युअल्टीमध्येच होता। कॅज्युअल्टीमध्ये असताना एवढे पेशंट पॉझिटिव्ह तिथं असणं शक्यच नाही आहे। कॅज्युअल्टीमध्ये साधारणपणे 10 ते 12 कॉट आहे आणि तिथं ना काही झालं तर त्या पेशंटला तिथून वॉर्डामध्ये शिफ्ट ॲडमिट न करता 3 दिवस कॅज्युअल्टीमध्ये ठेवणारच नाही कॅज्युअल्टीमध्ये 1 दिवस ठेवलं, 3 दिवस तिथं त्यांचे दुसऱ्या वॉर्डामध्ये होते, वॉर्डात। हाँ कोविड आजू बाजू में सामने सब कोरोना पॉझिटिव्ह। तुम्ही म्हणताय मला, मी हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय की बाकीचे पेशंट हे कोविड पॉझिटिव्ह होते असं आपण कशाच्या आधारावर म्हणताय? त्याला काही हे पाहिजे, पुरावा पाहिजे, केस स्ट्रॉंग करताना ते बाजूचे सर्व जे पेशंट होते ते सर्वच पॉजिटिव होते, कशाच्या आधारावर बोलताय? आप किस चीज की बुनियाद पे ये आरोप लगा रहे हैं हॉस्पिटल पे कि वो सब पॉजिटिव थे? क्योंकि उसके सामने रोज 2-3 लोग मर रहे थे तड़प के। मरना एक अलग चीज है, देखिए वो साइकोलॉजी, सांस लेने में तकलीफ, उसकी इम्यून सिस्टम में बहुत सारी चीजें। आपकी केस स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। जैसे इससे पहले मैंने ये कहा कि आपके पास उसकी नर्सिंग रिपोर्ट होना,
डॉक्टर ने क्या क्या किए आपने तो कैजुअलिटी में जाने के बाद डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लिखता है, उल्टी हुई 2 बजे हुई 10 बजे हुई, तो सारी हिस्ट्री के ऊपर आगे का सारा ये बनता है। जब आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कंप्लेंट करोगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास कंप्लेंट करेंगे, तो आपके पास टोटल प्रूफ होना चाहिए, आपकी उसकी स्टडी के साथ ये होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बाहर प्राइवेट में ले जाकर, प्राइवेट में आपने लिख के गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने आपसे डामा लिखा है, जी हाँ, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। यस डामा लिखा। तो ये सारी चीजें तो आपको ये लगती नहीं फेस करते। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट आप ये बताओ, देख लेना बाद में हम आपको सजेशन दे देते हैं कि आप पहले चेक करो कि जो जिस वार्ड में एडमिट थे वो वार्ड कोविड वार्ड था क्या, आपका नतीजे मालूम होगा कोविड वार्ड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोविड वार्ड है तो नेग्लिजेंस से क्लियर कर, कोविड वार्ड नहीं है ओके, तो दूसरा मैटर बनता है कि उन लोगों ने जो दवाइयाँ देना चालू की वो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो वो क्लिनिकली आप एक किसी डॉक्टर से हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हार्ट को लेकर थी या नहीं थी। तो ये डेटा आप थोड़ा जमा करके फिर आप वापस आइएगा, ठीक है? मैं पूरा फाइल पूरा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप मोहतरम, मेरे अगले कंप्लेनर है मिस्टर आमिर खान। इनकी कंप्लेन ये है कि सिविल हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी के एकदम लास्ट मोमेंट पर जो है, जब सीजेरियन के लिए डॉक्टर बोलते एकदम लास्ट मोमेंट पर वो इधर उधर भेजते हैं, और उनकी मिसेस के साथ भी ऐसा ही हुआ, और फिर कुछ कुछ पेपर्स पे साइन ले लेते हैं, और हम बहुत मजबूर रहते हैं क्योंकि पेशेंट ऐसी सिचुएशन में हम लोग कुछ सूझता नहीं, वो आकर अपनी बात यहाँ रखेंगे। क्या मसला है? जी सर, गुड इवनिंग जी। एक्चुअली सर मेरा केस है 10 अगस्त 2021 का। सर एट ए टाइम क्या हो गया था कि जब वाइफ को लेबर पेन हुआ तो उसको CHC में लेके गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC में लेके गया। तो वहाँ पे जब स्टाफ ने देखा, उनको चेक उक किया, तो बोला कि कंडीशन थोड़ी ख़राब है, इनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बोला हमारी तरफ अभी सीजेरियन की वर्बल सीजेरियन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अभी सीजेरियन नहीं है, आपको दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, जैसे लगा कलवा और केम साइट। तो वो टाइम पे सर ऐसी कंडीशन थी, मैं तो रेडी था लड़ने के लिए, लेकिन जो कंडीशन थी वो कंडीशन पे शायद कोई बाप रेडी ना हो या कोई हस्बैंड रेडी ना हो। ये टाइम पे उन्होंने हमारे से एक पेपर साइन करा के लिया एज एन एविडेंस। उस पर तो आखिर में लिखा हुआ था कि पेशेंट यानी मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी बीवी को यहाँ से ले जा रहा हूँ, और वो हॉस्पिटल है तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, बीच में ट्रैफिक होती है, और इट टुक्स नियर अबाउट 45 मिनट्स कम से कम वाले डिस्टेंस पे भी। तो सर ये इतनी सीरियस कंडीशन है और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, तो इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है, ये मेडिकल स्टाफ क्या कर रहा है? क्या ये खाली बैठे रहते हैं और हम जैसे लोगों के लिए कुछ काम नहीं है? हमने क्या कंप्लेन लिख के रखना और इसके पीछे भागते रहना ऐसी इमरजेंसी के लिए? क्या करना हमने? जी जी, आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आपको लगा जब लेबर पेन हुआ तो फाइन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लेके गया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वो PHC नहीं है, वो बड़ा है, यस हॉस्पिटल है वो तकरीबन। जी जी हाँ इनपेशेंट है जी सर। सीजेरियन की फैसिलिटी आइडियली होनी चाहिए CHC के अंदर। हाँ तो किस बेस पे उन लोगों ने कहा कि कॉम्प्लिकेशन है, ये आप बता सकोगे? सर वो कंडीशन ऐसी थी मेरी कि मुझे उस वक्त कुछ दिख रहा नहीं था, किसी को नहीं दिखेगा एज ए जो हस्बैंड और फादर रहेगा, कि मुझे वहाँ पे कुछ कंडीशन भी दिखा नहीं। अभी वो लोग यस नहीं कॉम्प्लिकेशन से ना सर, मैं कॉम्प्लिकेशन मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ कि मैं ये पूछते बैठूँगा। हाँ हाँ बोलेगा यहाँ पे नहीं होगा, ये थोड़ा क्रिटिकल है मामला, उसको आगे भेजो।
हाँ हाँ और एक चीज़ को ये मालूम करना है कि आज उनकी सिचुएशन कैसी, हाउ शी शी इज़ नॉट फाइन, बट सर दूसरे केसेस है जिनके, हाँ मैं सर अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरी बीवी मरती या मेरा बच्चा मरता तो बात करता आपसे। हाँ सर बाद में क्या करता, उन लोगों ने पहले ही साइन लिखा के ले लिया कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। अगर मैं कंप्लेन करता आपको या सॉरी हेल्थ, जी जी हाँ सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कराया मैंने, जो कलवा में ले जाके जी हो गई। हाँ कुछ ब्लड वगैरह कम पड़ा, थोड़ा लेट हुए वो लोग बोल रहे थे, वर्बल प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ वर्बल ही, कि उन्होंने वो कहा कि थोड़ा लेट हो गए हो आप, दे नीड सम नियर अबाउट 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। यस सर एम्बुलेंस मिला मुझे वहाँ से, एम्बुलेंस मिला, एम्बुलेंस उन्होंने ही करके दिए और हमको छोड़ के आया। हाँ 38 मिनट्स लगा। हाँ यस अभी आप बोलिए बाकी 4-5 लोगों का नहीं, मुझे 4-5 लोगों का नहीं सर, अगर इन बिटवीन अगर मेरी वाइफ को कुछ हो जाता तो क्या रहता। ये कंडीशन में आपका लॉ ऐसा बोलता है कि इनको ट्रांसफ़र करना चाहिए CHC, जहाँ पे मैंने बाद में इंक्वायरी किया कि वहाँ पे मालूम पड़ा कि 5 गायनोकोलॉजिस्ट है, 3 परमानेंट 2। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का इंडियन पब्लिक हेल्थ सेंटर का प्रोटोकॉल में वो उसके बाद गायनेक एम्पैनल्ड होने चाहिए, क्योंकि ये PHC नहीं है। PHC को हम समझ सकते हैं कि यहाँ लेबर के इश्यूज बेसिक नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन CHC तो वो आपका स्पेशलिस्ट एरिया है, वो सेकेंडरी केयर है। ये सीजरियन तो टर्शियरी भी नहीं है, सेकेंडरी टॉपिक है, तब इसके लिए गायनेक होना चाहिए था। तो ये बहुत सीरियस मैटर है जो कंप्लेंट के लायक बनता है कि CHC के अंदर आपके पास गायनेक नहीं है, और अगर गायनेक है वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। ये बेसिकली जिम्मेदारी डिरिलेशन ऑफ ड्यूटी है, डिरिलेशन ऑफ दफ्तर तिरंगे एक आधा तय सिंपल में वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे थे। वो लोग अपने कंधे से, बहुत टिपिकल है बम्बई के अंदर मेटर्निटी हॉस्पिटल के अंदर, जितने भी बम्बई के मेटर्निटी हॉस्पिटल है, कोई भी मेटर्निटी हॉस्पिटल C-सेक्शन जो बेसिक है वो, लेकिन C-सेक्शन नहीं करना चाहता है हर कोई, वो प्राइवेट में भेजने के लिए उनका कट प्रैक्टिस है। ये बेसिकली कट प्रैक्टिस का एग्जाम्पल है कि वो बाजू में प्राइवेट को धंधा दे और ये लोग नहीं करें। तो ये बहुत एथिकल इशू है, मुझे ऐसा लगता है कि गंभीरता के साथ इसको देखना चाहिए। ये इसमें जो टाइम मिलेगा आपको यार इसमें खान साहब आप जी सर कंप्लेन लॉन्च की, यहाँ तक ये सर कंप्लेन सॉरी हाँ जो आपने ट्रांसफ़र किया, हाँ तो मुझे तो ऐसे लगता है कि उस हॉस्पिटल में उस वक्त शायद गायनिक लोग हैं, ड्यूटी पे कोई अवेलेबल नहीं था, कोई प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल ने आपको दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर 5 गायनोकोलॉजिस्ट में से कोई अवेलेबल नहीं। आप देखिए वो ऑन ड्यूटी रजिस्टर चेक करना पड़ेगा, इसकी ड्यूटी कब से कब तक थी, इसी केपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब, आपके केस को हैंडल करने के लिए वॉट एवर दैट फेल्ट, उनको ये लगा, उन्होंने फ़ोन पे कांटेक्ट करके अरेंजमेंट करके आपको ट्रांसफ़र किया। और आपके कहने के मुताबिक सीजरिंग की बात थी, वहाँ के डॉक्टरों ने आपके साथ सीजरिंग नहीं करते हुए आपके भगवान आपने ये कहा कि उन्होंने रुकने के लिए कहा नॉर्मल डिलीवरी या सीजरिंग, सीजर के लिए सीजरिंग हाँ बोलो मैटर में कॉम्प्लिकेशन है। नहीं हाँ इसके अंदर आपके बीवी का नाम उस जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कब रजिस्टर किया था, और रेगुलर चेकअप के लिए वहीं जाती थी ये? नहीं रेगुलर चेकअप के लिए PSC में जाते थे। PSC हाँ तो ये वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने वहाँ सोनोग्राफी वगैरह कुछ करके, सोनोग्राफी बाहर से रिफ़र करते थे हम लोग को, 1125 रुपये लिया जाता था, सॉरी 225 रुपये लिया जाता था। वो गायब है उनका गवर्नमेंट। सर ये भी तो गलत चीज़ है ना, लेकिन 225 रुपये नॉर्मल हॉस्पिटल में भी वहाँ पर मेटरनल हेल्थ के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो भी सिस्टम है वो सोनोग्राफी फ्री ऑफ चार्ज होनी चाहिए। मेटरनल मातृत्व, बिकॉज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत
टोटल प्रोग्राम फ्री है। हर ट्राइमेस्टर में जो सोनोग्राफी होनी है सरकारी सिस्टम के अंदर, सरकार अगर रेफरल भी करता है कोई सोनोग्राफी एजेंसी के साथ तो उसका पेमेंट सरकार करेगी, पेशेंट को नहीं पेमेंट करना। लेकिन सर वो तो पेमेंट बाकायदा चार्ट लगा हुआ है इतना बड़ा, और उस पर पेमेंट पे लिखा भी है। लगा हुआ है वो नॉन मेटरनल पेशेंट्स के लिए। लेकिन सर उस पर लिखा नहीं है कि मैटरनल के लिए फ्री है। ये प्राइवेट है ना? नहीं सर, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर इतना बड़ा चार्ट लगा है मेरे साइज़ का। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये फ्री है, आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। और मीटर वो सोनोग्राफी 1000 चीज़ों के लिए की जाती है सोनोग्राफी। बिल्कुल सर। मेटरनल के लिए नहीं सोनोग्राफी। जी सर। राइट, उसका चार्जेस है। जी सर। मेटरनल हेल्थ के लिए माता के हर 3 महीने का चेकअप करने के लिए सोनोग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप 200 रुपया आप उसको डिमांड करके विद कॉम्पनसेशन डेफिनेटली आप कर सकते सर हैं। जी जी सर, जूरी जितनी पढ़ी लिखी हम लोग तो नहीं है ना उतने पढ़े लिखे। अभी जूरी के मुझे उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो मुझे इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं ना सर। हाँ सर, उन लोग को बोर्ड पे लिखना चाहिए ना कि ये मैटरनल जन सुरक्षा जो भी है उसके लिए फ्री है। सर वो अंदर लगा है लेकिन उतना गंदा है ना, कलर मिटा हुआ उसका। अच्छा, उसकी शिकायत मैं डालता हूँ। आप ये तमाम चीज़ें जो आप सर्वे करते हैं, कार्यकर्ताओं को इसके ऊपर अगर पढ़ने में नहीं आता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए नागरिक, मैं अपने लिए नहीं पर आने वाले पेशेंट के लिए और इसके लिए हमको ये करना चाहिए सर। लेकिन मेरा मुद्दा अभी भी है, फोटो लेकर मीडिया पे वायरल कीजिए। ये स्टाफ ऑन ड्यूटी जो है उसकी, वो जो मैट्रन है, वो वहाँ के जो स्टाफ है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो इंचार्ज है पूरे डिस्ट्रिक्ट के, उनसे आप शिकायत कीजिए और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर शिकायत कैसे करूं? वहाँ पे तो लोग ने मेरे से लिखा के लिए कि मैं अपनी खुशी से गया हूँ। आपकी 2 अलग कंप्लेंट है। आपने भी कहा कि वो पढ़ने में नहीं आता, वो सर वो मैं एक्सेप्ट किया, उसके लिए तो एक्सेप्ट हूँ। वो कंप्लेंट तो डालिए ना। वो तो मैं डाल देता हूँ। आप सिर्फ मेरे बीवी के साथ ये हुआ, ये लेकर आप कंप्लेंट कर रहे हैं। जब आप विजन रखोगे और वहाँ पर जो खामियां नजर आती है उसको भी पॉइंट आउट करेंगे तो अरे सर, केस तो मेरा है ना। आरोग्य व्यवस्था सुधरेगी। सर इसमें एक मिनट आपका जो दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने मुझसे लिख कर लिया, हाँ, उसको अंडर ड्यूरेस आपने लिखा है, उसको बोलते हैं कानूनी भाषा में अंडर ड्यूरेस। Yes. मतलब मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मेरी बीवी की जान बचाने के लिए आपने साइन करके दिया, कोई वैल्यू नहीं है। आप डेफिनेटली कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकते हैं कि सीएलसी के अंदर 5 गायरैक होने के बावजूद ये लोग ने इनका डिरिलेशन ऑफ ड्यूटी का केस बनता है। दफ्तर निरंजन कायदा के तहत आप बिल्कुल तो सर वो तो क्या हर एक के लिए फिर लाजमी हो जाता है सर, सॉल्यूशन नहीं मिला। अच्छा ठीक है सर, सिविल सर्जन को उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए ना, खाली बैठे रहे। मेरे अगले कंप्लेनर है साजिद बाबा पुणे से। इनका कहना है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के लिए जो रूटीन टेस्ट होते थे बस वो एक दो बार हॉस्पिटल में होते हैं, बाकी सारे के सारे टेस्ट के लिए जो है वो बाहर भेजा जाता है और वो भी उनके पसंद के लेबोरेटरी में कि आपको यहीं से कराना होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। आइए अपनी केस करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद बाबा है, मैं पूना से हूँ। मेरी कंप्लेंट ये है कि गर्भवती महिलाएं, यानी कि जब वो अपने कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में जाती है तो कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर सिर्फ 2 टेस्ट जो है वहाँ पर कराए जाते हैं और उसके बाद यानी कि जो 9 महीने तक बाकी के जो रूटीन चेकअप है उसके लिए उनको दूसरे हॉस्पिटल्स में या फिर जो लैब है वहाँ पर उनको भेजा जाता, और वो भी ऐसे लैब में कि जहाँ का वो रिपोर्ट वो जो एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि अगर हमने बोले कि वो फला लैब में ये थोड़ा सस्ते में मिलता
तो वहाँ से वो रिपोर्ट को वो लोग मान्यता नहीं देते। हम जो आपको लैब बोल रहे हैं वहीं से आपको लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज़ तुम्हारी जो है ना यहाँ पे ये नहीं चलेंगी। तो बोलने का मतलब क्या है, मेरी शिकायत ये है कि भाई अब मेरे पास पैसे थे, इसके लिए मैंने दूसरी जगह जाकर वो टेस्ट कराया। अब जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग क्या करें ऐसी सूरत में? आपका खुद का प्रॉब्लम क्या है? ये जो जन सुनवाई है ये जी हाँ, दूसरों समाज की सेवा करने के लिए कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट का मतलब आपका खुद का केस क्या है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप सिर्फ आपको बताइए। आप दूसरे और 4-5 लोगों की क्या क्या मसला है वो मत रखिए, आपके क्या प्रॉब्लम है, आपने क्या फेस किया स्वतः, तुम्हारे खुद के मैटर क्या है वो आप रखिए। नाही माझी स्वतः तेच माझा म्हणायचा अर्थ काय होतं की मी स्वतः माझ्या बायकोला मी घेऊन गेलो, त्यावेळेस तिकडं आम्हाला असं म्हणण्यात आलं की तुम्ही जे टेस्ट करायचं आहे तुम्हाला 2 इथं होतील, बाकीचे टेस्टसाठी तुम्हाला बाहेर जावं लागेल। त्यावेळेस माझ्याकडं पैसे नव्हते, मी माझ्या मित्रांकडनं आणि माझे जे नातेवाईक आहे त्यांच्याकडनं पैसे उसने घेऊन त्याच्यानंतर ते मी टेस्ट केले आणि मला ह्या सगळ्या म्हणजे नाही का टायमिंगमध्ये मला खूप माझ्यावर जे ना एक बोधरेशन आलं आणि मला मानसिक त्रास झाला। तर मला एवढंच आपलं बरं ये केस आपकी वाइफ का जो लेटर है वो मैटरनल केस है कि नॉन मैटरनल केस है, मतलब डिलीवरी रिलेटेड है नॉन डिलीवरी रिलेटेड है? डिलीवरी रिलेटेड। ये डिलीवरी के टाइम पे ये हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल है? ये कमला नेहरू हॉस्पिटल। कमला नेहरू हॉस्पिटल है जी 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 डिलीवरी के लिए। आप आपकी वाइफ की चेकअप डिलीवरी के पहले की चेकअप कमला नेहरू में हो रही थी कि कहीं और? नहीं, पूरी चेकअप वहीं पर हो रही थी। हाँ, और फिर डिलीवरी के टाइम पे टेस्टिंग के लिए उन लोगों ने कहा कि आप फलाने जगह से आके ये रिपोर्ट करा के लाओ। जी कृष्णा बोल के एक लैब है, वहाँ पर जाकर आप ये लैब में करो। जैसे लोगों के लिए बता दूं, अगर ये मैटर आता है, ये JSSK का मैटर है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मैटर है। मैंने पहले ही कहा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 100% फ्री है, और अगर इन योर केस आपके केस में अगर वो भेज रहा है रेफरल, आपको वो एम्पैनल्ड होना चाहिए, वो लैब पे होनी चाहिए कमला नेहरू की एम्पैनल्ड लैब, जहाँ पर कमला नेहरू भेजे वो फ्री में, आपका एक पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए था। ये केस जेन्युइन केस मतलब JSSK का वायलेशन है, आप डेफिनेटली कॉम्पेंसेशन की डिमांड कीजिए और दफ्तर देने का दिन और मेडिकल एथिक्स का JSSK का। सर ये सिविल सर्जन का सीरियस मैटर है, बहुत केसेस हम लोग सुनने में आता है जो इनका वैसे और भी है, जहाँ पर सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी जो JSSK में 100% फ्री है, उसके लिए बार बार छोटी टेस्ट ये टेस्ट वो टेस्ट के लिए बाहर भेजा जाता है। हमको नहीं पता कि वो प्रैक्टिस है कि क्या है, क्यों वो टेस्ट लगता है। कमला नेहरू इतना बड़ा हॉस्पिटल है पुणे का, उसके अंदर होने के बावजूद ये इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल के अंदर नहीं होना, ये शर्म की बात है। तो ये एक जेन्युइन मैटर है जिसके ऊपर हम कहेंगे कि आप उसके ऊपर कोई सोल्यूशन दीजिए। वो हॉस्पिटल फक्त डिलिव्हरीसाठी नाही, तो टर्चरी हॉस्पिटल आहे, म्हणजे वरचा लेवलचा हॉस्पिटल आहे, तिथं इथं दुसरे डॉक्टर पण असतात। हाँ नाही ते मला माहिती, मला एक सांगू का, डिलिव्हरी हॉस्पिटल नाही आहे कमला नेहरू हॉस्पिटल हा संपूर्णपणे जे आहे ते ज्याप्रमाणे सांगताय, मला पुण्याची केस आहे, आपण पुण्याचे राहणार आहात, आपण सर्वात प्रथम त्यांचा MOU काय आहे, ज्या लॅबकडे ते पाठवतात त्यांचा काही हॉस्पिटल आणि प्रशासन हॉस्पिटल प्रशासन आणि त्या लॅबवाल्यांचं काही MOU आहे का हे तपासणं गरजेचं आहे। हे जर नसेल आणि कमला नेहरू हॉस्पिटलवाले जाणून-बुजून एकाच लैब पाठवतात, त्याचा आपल्याला अभ्यास करून इसकी आपको पूरी जानकारी लेकर इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। केस बनता है मगर पहले हमको प्रशासन के पास इसके लिए इंक्वायरी करना पड़ेगी और जो कागजात उन्होंने दिए वहाँ जाने के लिए आपको लिखित में दिया कि उन्होंने वहाँ जाना,
नाही, ते म्हणाले फक्त तिकडं तोंडाने बोललेत ते. तर आमच्या इथं हे टेस्ट होत नाही. कागदोपत्री काही हे करू शकत नहीं. अशा वेळेस ऐसी केसेस में जहाँ ये होता है, इन्होंने कहा डॉक्टर ने और नर्स ने बोली जाओ ये मेडिकल से ले लो, यही मेडिकल से लो, यही लैब में से लाना, यही रिपोर्ट आप सिद्ध नहीं कर सकते. सिद्ध करने के लिए आपको चाहिए था, उन्होंने जो रिपोर्ट बोला है थोड़ी देरी होना चाहिए, आप दूसरे लैब से कराते और ले जाके रिपोर्ट रखते. वो बोलती ये नहीं चलेगा, लिखिए इस पे ये रिपोर्ट नहीं चलेगा. तब तो आपका डिरिलिक्शन, कट प्रैक्टिस, पैसे खाने वाला करप्शन का मामला सामने आएगा. इस तरीके से आपका सोच होना चाहिए. जुबिन साहब आपसे मुझे नहीं पूछना, आपने एक कंप्लेनेंट को वो लैब के साथ एमओयू है कि आप प्रेशर वो उनकी कैपेसिटी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस लैब से पूछ सके. एक साधारण आदमी है, आम आदमी है जो लैब देखता था, उसको समझ में भी नहीं होगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्जन साहब ये जो बहुत जनरली मेटर्निटी के साथ होता है, लोग वर्बली बोलते हैं कि वहाँ से जाके टेस्ट करा के लाओ. तो एक तो ये कि क्या आपका जो स्टाफ है जो मेटरनल हेल्थ देख रहा है, उस मेटरनल हेल्थ में स्टाफ को ये मालूम नहीं है जीएसएसटी के तहत ऐसा नहीं हो सकता है. तो मुझे लगता है कि आपकी जो यंत्रणा है उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग की भी बहुत बड़ी गरज है. आपको इंटरनली प्लान करना पड़ेगा. ये केस तो बनता है, लेकिन आपके जो स्टाफ का एजुकेशन इन स्कीमों के बारे में जो फ्री है, और अगर आप बाहर देते हो तो वो एम्पैनल को दो. अगर आप एम्पैनल के बाहर देते हो तो आप पैसा दो कंप्लेनेंट को, ये तो पैसा दो कि वो जहाँ पर भी कराना दे, क्योंकि आपके पास इस चीज़ के लिए पैसा होता है, कितनी भी होती है. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्जन आपको एक चीज़ देखनी है. आपको जो केस है, लेकिन आपकी यंत्रणा का एजुकेशन पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन है मातृत्व हेल्थ को लेकर. थैंक यू. नेक्स्ट कितने हुए आप में ये बस ये लास्ट है ना. एक ऑनलाइन आ रहा है कंप्लेंट आपको, साहब जो फ़ोन पर आपको सारी अपनी कंप्लेंट बताएंगे, उसको तुम जो है उसको सजेस्ट करेगा. नेक्स्ट कंप्लेनर है मोइन शेख साहब. ये इनकी पेशेंट के साथ में कोविड की पहली लहर के वक्त में ही मार्च 21 का है ये केस, और इस दौरान जो है उनको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी. वो खुद एक्सप्लेन करेंगे. MPJच्या वतीने आज हा कार्यक्रम आयोजित केला गेला. आतापर्यंत महोदय फक्त पिक्चर अँड ड्रामामध्ये पाहिलेलं होतं जनसुनवाई काय आहे. आज पहिल्यांदा तुमच्यासमोर इथे आलो आणि समस्या जास्त मोठी नाही आहे. मार्च आणि एप्रिलमधली पहिली लाट जेव्हा होती कोरोनाची, तेव्हा एक लक्षण होते मला. मी स्वतः पेशंट, माझा अनुभव तुमच्यासमोर मांडतो. मला फक्त लक्षण आढळले घरच्यांना. मला तिथे त्यांनी रावेरच्या सिव्हिलमध्ये नेलं. मग मला तिथं असं सांगण्यात आलं की ऑक्सिजन खूप, म्हणजे श्वास घेण्यात त्रास आहे, म्हणून ऑक्सिजन लेवल कमी झालेला आहे. तुम्ही यांना अर्जंट कुठेही सिव्हिलला घेऊन जा किंवा प्रायव्हेटमध्ये पाठवा. आता आमच्याकडे तेवढे डॉक्टर बी नाही आहे, आणि सध्या डॉक्टर जे आहेत दुसरं अजून कोविड सेंटर एक चालू आहे तिथे गेलेले आहे. तर तुम्ही आता डॉक्टर साहेबांची वेळ पाहू नका, तुम्ही लवकरात लवकर यांना पुढे न्या. फक्त सांगायचं तात्पर्य असा की मला परत का पाठवला गेला, ऑक्सिजन अवेलेबल नाही आहे किंवा डॉक्टर आता येणार आहे, तर मग दुसरा पर्याय ॲडमिट न करता काहीच केलं नाही, फक्त सांगून दिला तुम्ही दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जा. ते निराकरण काय करता येईल तसं सांगा. जब आपको एडमिट किया तब आपको एडमिट ही नहीं किया, उन्होंने लिया ही नहीं, एडमिट ही नहीं किया, सीधा कहा कि आप बाहर से बाहर जाओ. आपके पास वो हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई पेपर वर्क नहीं दिया, आपके पास नहीं है. ओके, आप फिर डायरेक्टली कहाँ गए उसके बाद? उसके बाद सर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए थे घर के लोग. अपने पूरा आपका ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए सबसे पहले आप एक लिखत में कंप्लेंट करें कि जब हॉस्पिटल ने मेरे को रिफ्यूज़ किया. कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था. यस सर. DCHC था कि कोविड सेंटर था? कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था. तो उस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा लाजमी है, अदरवाइज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं बन सकता. डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के अंदर वेंटिलेटर और ICU की नहीं होगी, बट ऑक्सीजन बेड होना चाहिए. तो ये पहले आप एक कंप्लेंट डालिए वहाँ पर कि ये हॉस्पिटल ने मेरे को एडमिट करने से रिफ्यूज़ किया.
ऑन रिकॉर्ड आपका आना बहुत जरूरी है। आपने अभी कंप्लेंट जरूर की, अच्छी बात है, लेकिन आप प्लीज़ ये एक चीज़ वहाँ पर आप रिटर्न में कंप्लेंट डालिए। और आगे सिविल सर्जन ये तो इस पर आपको बहुत सीरियस ध्यान देना चाहिए कि अभी भी कोविड खत्म हुआ नहीं है। इस किस्म का रिफ्यूज़ल क्या उस वक्त ऑक्सीजन की मसला था, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही केस हुआ था भापा हॉस्पिटल मानपुर का, जहाँ के पेशेंट को 40 पेशेंट को रातों रात शिफ्ट किया गया था ऑक्सीजन की कमी पर। महाराष्ट्र के अंदर हर जगह के ऊपर शासन ने हमने तो देखा ये था कि उस सेकेंड वेव के अंदर भी ऑक्सीजन का मसला नहीं आया था। तो ये अगर ऐसा रिफ्यूज़ल एटलीस्ट रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकते, तो ये रिफ्यूज़ करना और उनके जेब से जो खर्चा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल के, मुझे लगता है कि सरकार को उसको रिवर्स करना चाहिए। सर ही घटना माझ्यासोबत घडलेली आहे, अजून कोणी दुसऱ्या व्यक्तीसोबत घडायला नको म्हणून कंप्लेंट किंवा तक्रार कोणकोणत्या पद्धती किंवा त्याचे मार्ग काय आहेत ते प्लीज सांगा सर। फिलहाल हम आपके मैटर पे बात करेंगे। ओके देश के बाकी केसेस चूंकि यहाँ नहीं है, हम लोग उसके बारे में नहीं बात करेंगे। जन सुनवाई में यही याद रखो, अब देश का मसला आप हल करने, कंप्लेंट हल करने नहीं कर रहा है, अपने मैटर की बात, अपना काम अपना टॉपिक पे ही फोकस है। मला कंप्लेंट कशी करायची त्याचा मार्ग मला आपल्या भाषेमध्ये लिहून ते कंप्लेंट त्या हॉस्पिटलच्या डीनला द्या, त्याची कॉपी तुम्ही सिव्हिल सर्जनला द्या, की आम्हाला द्या त्याची कॉपी फक्त। आप जिस हॉस्पिटल में गए थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल था? जब रेफर किया उसके बाद, पहले स्टार्टिंग से तो गवर्नमेंट के लेवल में गए ना, बाद में गए थे प्राइवेट में। यानी आप माइक पे आकर मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप जिस जगह गए थे वो हॉस्पिटल कितने बेड का था, प्राइवेट हॉस्पिटल था, क्या था? सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में सेकंड टाइम रेफ़र किया, पहले स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, तो कोविड हॉस्पिटल था। यस, स्टार्टिंग पहले वहीं गए घर के लोग, उन्होंने जाने के बाद आपको वहाँ पर रिफ्यूज़ किया गया, उन्होंने लिया नहीं। तो आपकी उसकी उस दिन की जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सारा डिटेल आ रहा था, कितने बेड वैकेंट है, ये आपने कहीं कॉल का जो नंबर्स दिए गए थे, तो वो उसके ऊपर कहीं कॉल किया था कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है, अभी मैं कहाँ जाऊँ? नहीं सर, वो पीरियड में ऐसा कुछ यानी परेशानी में सभी था। मुझे ज़्यादा उसका यानी तबीयत ख़राब होने की वजह से होश नहीं था, मैं खुद पेशेंट, इसलिए घर के लोगों ने फ़ौरनली वो ना नंबर वगैरह कुछ नहीं देखा, आगे रेफर। मुझे आपसे पूछना है कि आपने कोविड का टेस्ट किया था, आरटी-पीसीआर टेस्ट? नहीं सर, टेस्ट तो नहीं हुआ था। घर के लोगों को लक्षण के हिसाब से घर के लोग बोल रहे थे कि 100% वही होना चाहिए। जैसे एक चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए, सिम्टम आया वो डायरेक्ट गए, ओके ठीक है, वो रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, वो एडमिट करना चाहिए था हॉस्पिटल को। लेकिन एक बार आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है ना, तो यंत्रणा अपने आप कार्रवाई पे आ जाती है, समझे? आरटी-पीसीआर इलेक्शन के बेस पे गए और उसको रिफ्यूज़ किया, वो तो नहीं करना चाहिए, पहले तो गलत बात है। लेकिन लोग डरते हैं आरटी-पीसीआर टेस्ट करने से, कि पॉजिटिव आ जा रही है, पॉजिटिव आएगी तो जान बचेगी, और जैसे पॉजिटिव आएंगी सिस्टम काम करने लग जाता है, ऑटोमेटिकली वो मैसेज आता है, क्योंकि जो लैब कोविड टेस्ट करता है उसके जो कॉर्पोरेशन या उसका वहाँ ग्राम पंचायत का जो भी उसका एरिया हद पड़ती है, उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है, और वो यंत्रणा फिर इमीडिएटली आपके घर पे आके वो पूरा फटाफट उसको करना है, जो भी प्रोसेस। और लोगों के अंदर बड़े ये सजेशन है कि अगर आप लोगों को बोलना चाहते हो तो ये बोलिए कि अपना कोविड टेस्ट भी कर लीजिए, जब आप कोई लक्षण है आप डेफिनेटली आप जाइए, लेकिन कोविड टेस्ट भी करवा लीजिए, ताकि आपका एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए कि पॉजिटिव है, तो उनको यंत्रणा को फटाफट आपके ऊपर काम करना है। आप उस वक्त ड्यूटी पे थे, कि टीचर है शायद आप? यस सर। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी पे लगाया गया है? नहीं सर, मैं उस दिन छुट्टी पर था, जिस दिन तबीयत खराब चल रही थी, 2-3 पहले मतलब छुट्टी पे थे, मतलब आप कोविड योद्धा बोल के या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी पे थे? नहीं सर, उस वक्त ड्यूटी सैंक्शन नहीं थी मेरे तरफ नहीं थी। ओके सर, थैंक यू। केस नहीं है अभी, केस मतलब अभी जो कंप्लेंट हुई है इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है, क्या बोलना है, पब्लिक का क्या कहना है? ये केस हमने दिया करंट है, लेकिन चल रहा है, शॉर्ट नहीं है। तो सर ये भाई देख रहा था कि मतलब डॉक्टर बोलता ना कि डॉक्टर का कहना होता है कि मेरे को उसी लैब का ही टेस्टिंग रिपोर्ट वैक्सीन तो नहीं करूँगा। इस तरह हमारे दोस्त है अब्दुल करीम शेख, उनकी वाइफ का इन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है पिछले 2 साल से, उनको लंग्स में प्रॉब्लम है,
जो अभी तक ठीक ही नहीं हो पा रहे। करंट में उन्होंने टेस्ट लिखा हमको, तकरीबन 3-3.5 से महंगा टेस्ट था वो, बस पैसा नहीं था, तो बस में किसने हेल्प करके दूसरी जगह से उन्होंने टेस्ट करवाया। अभी लास्ट मंडे को जब वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर उस टेस्ट की रिपोर्ट को रिफ्यूज़ कर रहे और कहता मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैंने जहाँ से आपको लिख कर दिया है आप वहीं कहीं लेकर आओ, और वापस भेज दिया। ऐसा केस है करंट है, ये लाइव है, मेरे पास रिपोर्ट दिया है। ये केस बॉम्बे शहर का है, केम हॉस्पिटल का है। आप इसको डीन का हॉस्पिटल बाजू की बिल्डिंग में वहाँ पर जाके लिखित में डालिए कि ये रिपोर्ट हमको करने के लिए बाहर कहा गया था, हमने ये रिपोर्ट लाया है, आपका डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर ये ऐसे से रिफ्यूज कर रहा है। इतना ही दीजिए, इतना देने के बाद एक्नॉलेजमेंट लेगी। बट ये कैंटीन के बाजू में, कैंटीन के बाजू में डिप्टी डीन बैठता है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद डालिए वो उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, उसको पर्सनली मिले। थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, लेकिन आप इस मामले में कोई टाइम नहीं लगता। आप डिस्पैच में दीजिए, डिस्पैच की कॉपी पे जो सिक्का मार के मिलेगा उसका एक जेरोक्स और लीजिए और डिप्टी डीन को मिले, डायरेक्ट पर्सनली मिलो। मेडिकल के अंदर वेट करने की जरूरत नहीं, वो कुछ नहीं करता है तो आप उसके ऊपर डिप्टी डीन के ऊपर डीन है, डीन से मिलिए। डीन अगर से कुछ नहीं करता है, आप एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकानी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर है, आप उनको जाकर फर्स्ट फ्लोर पे एमसी के अब इसके बाद आपने सभी कंप्लेंट सुनी और जूरी के अपने राय भी सुनी उस पर। अब इसके बाद मैं गुजारिश करता हूं कि सिविल सर्जन जो है इस पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे और मार्गदर्शन करें। आलेल्या कंप्लेंट्स महाराष्ट्राच्या विविध विभागातून आलेल्या आहेत। कोविडच्या वेळेस ज्या काही लोकांना त्रास झालेला आहे, कारण कोविड एक असा आजार होता, तेव्हा शासनालाही कोणती यंत्रणा कोणत्या प्रकारे काम करेल हे शासनालाही माहिती नव्हतं। ते समजण्यासाठी 2 ते 4 महिने जवळपास शासनाचे आणि प्रशासनाचे गेले। तरी पण असं काही माणसाच्या जीवाशी काही होऊ नये आणि हे त्याचे मूलभूत हक्कावर हनन होत आहे, अशा सगळ्या केसेसवर आम्ही स्वतः पर्सनली लक्ष देऊन आणि त्याचं निवारण करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू आणि यापुढे अशा काही गोष्टी घडणार नाही याची दक्षता पूर्णपणे घेण्यात येईल आणि शासनही त्याच्यासाठी सदैव तत्पर असतं याची मी तुम्हाला शाश्वती देतो। आणि